मेरा नाम ये चान है। मैं बस एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड शो का जन्मदिन मनाने जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को अपने ही अंतिम संस्कार में देखा। मेरी फोटो के सामने मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा सबसे करीबी दोस्त रो रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि वे वाकई मेरे लिए दुखी हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे समझ आ गया कि यह सब उनकी चाल थी। वे दोनों ही मेरी मौत के जिम्मेदार थे। मैं गुस्से से कांप उठा और चिल्लाया, मेरे सामने यह नाटक बंद करो। अगर मुझे कभी दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं तुम दोनों धोखेबाजों को कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उस पल मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। होस्ट का एक्सट्रीम हेड डिटेक्शन पूरा हो गया। स्पेशल सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। फिर अपने दांत पीसते हुए मैंने कहा, अब बदला लेने का समय आ गया है। सिस्टम ने फिर कहा, इस जीवन में तुम्हें वह सब कुछ वापस पाना होगा जो तुम्हारा है। सुंदर लड़कियों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाकर तुम लाइफ पॉइंट्स कमा सकते हो। अचानक एक लाल चेतावनी चमकने लगी। होस्ट की लाइफ सिर्फ 5 सेकंड बची है। तुरंत लाइफ पॉइंट्स बढ़ाओ। मैं जम गया। फिर मेरी नजर मेरे सामने खड़ी खट मुंह पर पड़ी और मैंने जल्दी से कहा, सच कहूं तो तुम शो से 100 गुना ज्यादा सुंदर हो। तुम्हें हमारी क्लास की असली ब्यूटी क्वीन होना चाहिए। जैसे ही मैंने यह कहा पूरी क्लास शांत हो गई। लिनमो ने हैरानी से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? फिर सिस्टम की आवाज आई, डिंग 86 ब्यूटी पॉइंट। लिनमो डिटेक्ट हो गई, सफलतापूर्वक बाउंड हो गई। वर्तमान स्कोर 9। फिर दोबारा एक आवाज गूंजी, स्कोर 2 तक बढ़ गया है। लाइफ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। बधाई हो होस्ट, तुम्हें 2000 लाइफ पॉइंट्स मिल गए हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, फूफ, मैं बाल बाल बचा। अब मुझे उन सांपों शुओ और जिया काई से बदला लेना है। पूरी क्लास हैरानी से फुसफुसाने लगी। आज ये चांद को क्या हो गया है? क्या उसने कोई गलत दवाई खा ली है? वह हमेशा शुओ के पीछे घूमता था, अब वह लिन मो के आसपास मंडरा रहा है। एक और लड़के ने कहा, शायद उसे नहीं पता, लेकिन शुओ को लिनमो से सबसे ज्यादा जलन है। फिर लिनमो ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है ये चांद? आज उस नकली लड़की शो के पीछे नहीं भाग रहे? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं पहले अंधा था, पर अब सब कुछ साफ है। तभी मेरी नजर लिन मो के हाथ में मौजूद एक महंगी फेस क्रीम पर पड़ी। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में यह पसंद है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस एक क्रीम की जरूरत है ना? मैं तुम्हें पूरा स्किन केयर सेट खरीद कर दूंगा। पास खड़ी एक लड़की ने तुरंत कहा, एक बोतल की कीमत तुम्हारे कई महीनों के खर्च के बराबर है। एक और लड़के ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है वह सिर्फ लिन मो के करीब आने के बहाने ढूंढ रहा है। मैंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ एक ही क्यों? क्लींजर, टोनर, सीरम, फेस क्रीम, तुम्हारे लिए पूरा प्रीमियम सेट। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो अभी खरीद लेते हैं। लिन मो ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम में सच में मेरे साथ जाने की हिम्मत है? मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बिल्कुल। उसके बाद मैं और लिन मो एक बड़े कॉस्मेटिक स्टोर पर पहुंचे। अंदर घुसते ही मैंने कहा, क्या आपके पास प्रीमियम स्किन केयर कलेक्शंस हैं? एक स्टाफ मेंबर ने बदतमीजी से कहा, यहाँ की ऐसी हवा ही तुम जैसे लोगों के लिए काफी है। क्या तुम में हमारे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की हैसियत भी है? एक और स्टाफ हंसा, तुम जैसे लोग बस देखने आते हैं, खरीदने नहीं। तभी सिस्टम फिर से चालू हो गया। होस्ट को बाउंड टारगेट पर पैसे खर्च करने होंगे। ब्यूटी कैशबैक मोड चालू हो गया। ब्यूटी स्कोर 86, कैशबैक रेशियो 1। एक खूबसूरत लड़कियों पर जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे वे होस्ट के अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ब्यूटी स्कोर जितना ज्यादा होगा, लाइफ पॉइंट्स और कैशबैक भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, मैं जितना ज्यादा खर्च करूंगा मुझे उतना ही फायदा होगा। सिस्टम ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही होस्ट। फिर मैंने सीधे स्टाफ की तरफ देखा और कहा, अपनी दुकान का सबसे महंगा और बेहतरीन स्किन केयर कलेक्शन पैक कर दो, पूरा का पूरा सेट। एक स्टाफ मेंबर तमीज से मेरे पास आया और पूछा, सर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बिना समय बर्बाद किए मैंने कहा, अपनी सबसे प्रीमियम स्किन केयर सीरीज निकालिए और 10 सेट पैक कर दीजिए। यह सुनकर कर्मचारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह हकलाते हुए बोला, सर एक सेट की कीमत लगभग 18,000 है। 10 सेट कुल 1,80,000 के होंगे। तभी पास खड़ा दूसरा स्टाफ मजाक उड़ाते हुए हंसा। नया स्टाफ इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाता है। यह गरीब आदमी बस दिखावा कर रहा है। अगर यह एक सेट भी खरीद ले तो मैं इसके सामने 3 बार झुकूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने बस अपना कार्ड आगे बढ़ाया और शांति से कहा, स्वाइप कर दो। अगले ही पल सिस्टम की आवाज आई, डिंग, 1,80,000 का पेमेंट हो गया। ब्यूटी कैशबैक आपके अकाउंट में डाल दिया गया है। अपना बैलेंस चेक कर लें। मशीन पर पेमेंट सफल देखकर कर्मचारी का चेहरा उतर गया। वह तुरंत झुका और बोला, जी सर, मैं अभी सब कुछ पैक कर देता हूँ। बाकी स्टाफ हैरान था, बड़बड़ाते हुए, कैसे, यह कैसे मुमकिन है? तभी लिनमो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम कह रहे थे कि अगर उसने खरीद लिया तो तुम 3 बार झुकोगे। अब करो। अचानक मैनेजर और कुछ वेटर्स वहां दौड़कर आए। मैनेजर ने इज्जत के साथ पूछा, सर क्या आपने इतनी बड़ी खरीदारी की है? उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। बधाई हो सर, आप अब हमारे ब्लैक डायमंड मेंबर बन गए हैं। फिर उसने गुस्से में स्टाफ को घूरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ ऐसा करने की? यह एक बड़ी गलती है और इसे अभी ठीक किया जाएगा। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ।
तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। लड़की रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, सर प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मेरा परिवार है, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी। लेकिन मैनेजर ने सख्ती से कहा, अब और बहाने नहीं, फौरन बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं कहा और लिन मो को देखकर मुस्कुराया। हाँ चलो देखते हैं क्या हो रहा है, तुम्हें और क्या पसंद है, तुम फेस क्रीम बाद में लगा सकती हो। लिनमो बस मुझे हैरानी और हल्की शर्मिंदगी के साथ देखती रही। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, डिंग। लिनमो की फेवरेबिलिटी 50 बढ़ गई, होस्ट की लाइफ वैल्यू 50 दिन बढ़ गई, मौजूदा लाइफ बैलेंस 52 दिन। मैनेजर ने फिर से झुककर कहा, हमारे स्टोर से खरीदारी करने के लिए शुक्रिया सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से आएंगे। जैसे ही हम स्टोर से बाहर निकले, लिनमो ने धीरे से कहा, शालिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ खरीदा, मैं तुम्हें कैसे पैसे लौटाऊंगी। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ये बस थोड़े से हैं, तुम्हारी खुशी मेरे लिए काफी है। कुछ देर बाद हम दोनों कैंपस वापस लौट आए। दूर से हमें साथ आते देख सबकी नजरें हम पर टिकी थीं, क्योंकि लोग फुसफुसा रहे थे कि सीलिन और लिनमो वापस आ गए हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। चेंग शुओ ने सीलिन का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वो गरीब है और शुओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद वो अब लिनमो के पीछे पड़ा है। लेकिन लिनमो की आंखें ठंडी हो गईं और उसने पूछा कि उसके बॉयफ्रेंड को गरीब कहने की हिम्मत किसकी है। शुओ हंसी और कहा कि सीलिन्स बस वो कचरा है जिसे वो पहले ही छोड़ चुकी है। जबकि बाकी लोग उसका अपमान करते रहे, लिनमो से कहते हुए कि वो उसकी मीठी बातों में ना आए। यह कहते हुए कि अगर वो गरीब है तो उसे नाटक बंद करना चाहिए और अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। अचानक बाहर से जोरदार शोर आया और हर कोई डरकर बाहर की तरफ भागा, ये सोचकर कि क्या हो रहा है। और जब वो बाहर पहुंचे तो वो कैंपस के बाहर खड़ी लग्जरी कारों की लाइन देखकर हैरान रह गए। काली सुपर कार्स, लिमोजिन और महंगी एसयूवी पूरी लाइन लगी थी। लोगों को लग्जरी गिफ्ट बॉक्स अंदर ले जाते देख सब हैरान थे, यह सोचकर कि यह सब किसके लिए है और इसकी कीमत कितनी होगी। जब तक प्रोफेशनल कपड़े पहने आदमी आगे नहीं आए और इज्जत के साथ बताया कि मिस्टर जिया ने सब कुछ खरीदा है। ग्लोबल शॉपिंग सेंटर में 68 मिलियन वेन का सामान और उनकी टॉप वीआईपी टीम ने खुद आकर सारा सामान डिलीवर किया। मैंने थोड़ा मुस्कुरा उनकी मेहनत के लिए थैंक यू कहा, तभी उनमें से एक ने मुझे ब्लैक डायमंड मेंबरशिप कार्ड थमाया, यह कहते हुए कि अब मुझे पूरे मॉल में सबसे अच्छी सर्विस मिलेगी। बिना सोचे मैंने वो कार्ड लिया और लिन मो को दे दिया, यह कहकर कि यह सब उसी के लिए है। तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने शर्माते हुए कहा कि मैंने उसके लिए इतना कुछ खरीदा, उसे यह लेते हुए शर्म आ रही है। जबकि आसपास के सभी लोग हैरान थे। एक लड़का चिल्ला रहा था कि 1.68 मिलियन कैसे मुमकिन है, और एक लड़की कह रही थी कि उसने सच में सब कुछ खरीद लिया। फिर लिन मो ने शांति से कहा कि सेलिन को सादगी पसंद है और उन जैसे लोग उसकी असली कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे, जिसने चेंग शुआ को भड़का दिया। और वह चिल्लाई कि लिनमो कितनी घमंडी हो गई है, और पूछा कि क्या वह पागल है और क्या उसने सच में उसके लिए इतना खर्च किया है। जबकि मैंने रूखेपन से जवाब दिया कि मैं अपने पैसे कैसे खर्च करता हूँ इससे उसे कोई मतलब नहीं है, जिससे चेंग शुआ गुस्से में कांपने लगी और उसने मुझे बदतमीज कहा। लेकिन इस बार हर कोई उसी के खिलाफ हो गया, ये कहते हुए कि उन्हें हमेशा लगता था कि वह एक भोली लड़की है और उसे ड्रामा क्वीन कह दिया। और जब उसने और चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि हकीकत का सामना करो, क्योंकि तुम बस वो लड़की हो जिसे सेलिन ने छोड़ दिया है। और लिन मो क्लास ब्यूटी का खिताब उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है, जिससे वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात बाद में वह जियाओ काई के साथ बैठी थी, उससे कुछ करने की भीख मांग रही थी, क्योंकि सेलिन ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया था। और जियाओ काई की नजरें ठंडी हो गईं जब उसने कहा कि वह मुझे बर्बाद कर देगा। जबकि चियांग शुआ घबरा गई, कह रही थी कि कुछ मत करना। लेकिन मन ही मन जियाओ काई ने सोचा कि अगर उसने यीचेन को ठीक से कंट्रोल किया होता तो वो सारा पैसा उसका होता। इसलिए उसने शांत रहने का नाटक किया और कहा कि ये उसकी गलती है, और वादा किया कि ग्रेजुएशन के बाद वह उसे सेलिन के गिफ्ट्स से कहीं ज्यादा महंगे तोहफे देगा, जिससे वह इमोशनल हो गई और वे किस करने लगे। इस बात से बेखबर कि एक लड़का झाड़ियों से सब रिकॉर्ड कर रहा था और हंस रहा था कि उसने 5 मिनट का एक परफेक्ट वीडियो कैद कर लिया है। इसी बीच मैं अपने हॉस्टल में बैठा था, तभी मुझे लिन चाओ का एक वीडियो मिला जिसमें लिनमो योगा कर रही थी और मुझसे उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कह रही थी, जिसने मुझे हैरान कर दिया। और फिर मैं हंस पड़ा और कहा कि वह कितनी हॉट है। तभी फैटी अंदर आया और मुझे चियांगशुआ और जियाओ काई के किस करने का एक और वीडियो दिखाया। लेकिन मैंने शांति से कहा कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी थी और वे अभी बदला लेने लायक नहीं है, और मैं उन्हें धीरे धीरे बर्बाद कर दूंगा। फिर फैटी ने मुझे बताया कि लिटरेचर डिपार्टमेंट की चू फेई ने मुझे कल दोपहर 3 बजे के लिए बुलाया है, और सिस्टम ने अचानक चूफेई को जियाओ काई से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में डिटेक्ट किया और मुझे संभलकर आगे बढ़ने की चेतावनी दी। तो मैंने मुस्कुराकर मन ही मन उसके लिए एक कविता लिखी, यह सोचते हुए कि खेल शुरू हो चुका है। और अगले दिन मैं कॉलेज की छत पर पहुंचा जहां चूफेई पहले से ही इंतजार कर रही थी। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने कहा कि 90 पॉइंट वाली ब्यूटी मिल गई है और बाइंडिंग हो गई है। लेकिन उसकी फेवरेबिलिटी 50% थी, जिससे मैं चौंक गया और सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि वह मुझसे इतनी नफरत करती है।
भले ही मैं उसे जानता भी नहीं था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, चू फेई ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मुझे जबरदस्ती नीचे गिराया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि सिर्फ पैसे होने का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मेरा मन करे। यह कहते हुए कि सीनियर झाओ एक असली जीनियस हैं और डीन के पसंदीदा छात्र हैं, और यह कि मुझ में उन्हें बदनाम करने की हिम्मत है, और मुझसे कहा कि पहले उसका मुकाबला करे। मैंने उसे हैरानी से देखा और पूछा कि वह किस बदनामी की बात कर रही है, और उसी पल सिस्टम की आवाज आई। होस्ट पर हमला डिटेक्ट किया और अपने आप लेवल 1 फाइटिंग स्किल्स एक्टिवेट हो गईं, और अगले ही पल मेरा शरीर खुद ब खुद हरकत में आ गया। उसे पलटकर नीचे दबा दिया, जिससे वह हैरान रह गई और कांपते हुए बोली, यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि उसने बचपन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और पूछा कि झाओ काई ने उससे क्या कहा है और क्या मुझ पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन उसने तुरंत जिद की कि मैं लियांगू मोमेंट स्पीड देखूं और खुद देख लूं, यह दावा करते हुए कि यह वही कविता है जो सीनियर झाओ काई ने उसके लिए लिखी थी, और मांग की कि क्या मैं अभी भी झूठ बोलूंगा। और मैं थोड़ा हंसा, उससे पूछा कि क्या हो अगर झाओ काई ने वही कविता लियूमो को फ्लर्ट करने के लिए भेजी हो। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह एक ईमानदार सीनियर हैं और मुझसे इसे खुद चेक करने को कहा। तो मैं चुपचाप हंसा और उसे अपने फोन से एक वीडियो दिखाया, यह कहते हुए कि उसे पहले देखना चाहिए कि उसका महान सीनियर जंगल में छिपकर क्या कर रहा था। और जैसे ही वीडियो चला, उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने झाओकाई और शुओ को एक साथ देखा। और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वह अचानक गुस्से में फट पड़ी, झाओकाई को कमीना कहा और कहा कि वह किसी ऐसे इंसान के चक्कर में कैसे पड़ सकती थी। फिर शर्मिंदा होकर उसने मुझसे माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसने मुझे गलत समझा था, और मैंने शांति से कहा कि कोई बात नहीं, और यह अच्छा है कि वह पूरी तरह उसके जाल में नहीं फंसी थी। और तुरंत सिस्टम ने बताया कि चू फेई की फेवरेबिलिटी 60% बढ़ गई है और उसकी मौजूदा फेवरेबिलिटी अब 10% हो गई थी। और होस्ट को 100 दिन की लाइफ वैल्यू मिली, जिसके बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींची और कहा कि वह पूरे स्कूल के सामने झाओकाई का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती है, और मेरी मदद मांगी। और अगले दिन कॉलेज में चू फेई क्लासरूम में आई, जबकि झाओकाई उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे नफरत से देखा, यह सोचते हुए कि वह कभी ऐसे लूजर को कैसे पसंद कर सकती थी। और सिस्टम ने फिर से 200 पॉइंट की भारी फेवरेबिलिटी वृद्धि और 200 दिन की लाइफ वैल्यू दिखाई। मैं मन ही मन हंस रहा था, सोच रहा था कि क्या यह वाकई मुमकिन है। तभी फैटी मेरे पास आया और फुसफुसाया कि उसने स्कूल के सारे डिवाइसेस हैक कर लिए हैं। और मैंने आराम से कहा, चलो देखते हैं आज का ड्रामा कितना बड़ा होगा। और जल्द ही लिटरेचर क्लास में जियोकाई ने फिल्मी अंदाज में चू फेई के लिए कविता पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कान को शांत झील की लहरें बताया, जिसने उसके खाली दिल में हलचल मचा दी। लेकिन अचानक चू फेई चिल्लाई, बहुत हो गया, जिसने सबको हैरान कर दिया। और फिर रूखे लहजे में कहा, रूगिये में कहा, वह इतने सूखे गुलाब के साथ उसे प्रपोज कैसे कर सकता है? उसने कहा कि उसने सुना था मैंने लिन मो के लिए 20 लाख खर्च किए थे। और जियो जाई ने जल्दी से कहा कि पैसे जरूरी नहीं है और वह दिखावा नहीं कर रहा। लेकिन चू फेई हंसी और उस पर एक ही समय में दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का आरोप लगाया, और यहाँ तक कि लिन मो को भी वही कविता भेजने की बात कही, जिससे जियो काई घबरा गया और मना करने लगा, ये कहते हुए कि वही उसकी इकलौती पसंद है। लेकिन तभी उसने आराम से अपना फोन उठाया और एक लाइव वीडियो स्ट्रीम दिखा दी। कुछ ही सेकंड में पूरे स्कूल ने जियो काई और शुओ का गंदा वीडियो देख लिया, जिसमें शुओ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिससे जियो काई पूरी तरह घबरा गया और उन्हें स्ट्रीम रोकने के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन उसी पल प्रिंसिपल गुस्से में आए और ऐलान किया कि दोनों छात्रों को तुरंत स्कूल से निकाला जाएगा, और लाइव स्ट्रीम फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को स्कूल का नाम खराब करने के लिए सजा दी जाएगी। और उसके कुछ ही देर बाद चू फेई और मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया, जहां प्रिंसिपल ने गुस्से में पूछा कि हमें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई जिससे स्कूल की इतनी बदनामी हुई। चुफेई तुरंत आगे आई और बोली, प्रिंसिपल, पूरा प्लान मेरा था, सीनियर सीलिन ने सिर्फ मेरी मदद की। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे दीजिए। मैंने शांति से जवाब दिया, प्रिंसिपल, मैंने सुना है कि स्कूल को नई लैब बिल्डिंग के लिए पैसों की जरूरत है। अगर मैं पैसे दूं तो क्या आप इस मामले पर दोबारा सोचेंगे? प्रिंसिपल मजाक उड़ाते हुए हंसे, बकवास, एक छात्र के पास 2 करोड़ कहां से आएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कैजुअली कहा, सिर्फ 2 करोड़, ये तो बस मेरी पॉकेट मनी है। फिर मैंने चू फेई की तरफ देखा और कहा, मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर दो। वह हैरान थी। उसने पूछा, तुम्हें मेरे कार्ड नंबर की क्या जरूरत है? थोड़ी सी मुस्कान के साथ मैंने जवाब दिया, बस दे दो, तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, बैंक ट्रांसफर 20 लाख यूएन मिल गए। उसी पल सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिंग, होस्ट ने चुई पर 20 लाख खर्च किए, कैशबैक रेट 10 गुना, बधाई हो होस्ट, आपने 2 करोड़ का मुनाफा कमाया है। यह सुनकर प्रिंसिपल सदमे में लगभग दम घोंटने लगे और मुझे घूरने लगे। एक मिनट रुको सीलान, क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है? उनकी आंखों में देखते हुए मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, यह 100% सच है। अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुकते हुए मैंने अपनी बात जारी रखी, पर मैंने सुना है कि तुम्हारी लैब को सिर्फ 2 करोड़ की जरूरत है। फिर मैंने अपने फोन को दोबारा चेक किया और हल्का सा हंसा, ओह सॉरी, लगता है मैंने गलती से एक जीरो कम टाइप कर दिया था। अगले ही पल एक और नोटिफिकेशन की आवाज आई, बैंक ट्रांसफर
2 करोड़ वेन आ गए हैं। उसी समय सिस्टम की मशीनी आवाज आई, डिंग, होस्ट ने चू यू पर 2 करोड़ खर्च किए, कैशबैक रेट 10 गुना। फिर सिस्टम ने दोबारा बोला, बधाई हो होस्ट, तुमने 20 करोड़ यूएन कमा लिए हैं। चू फेई मुझे हैरान होकर घूर रही थी। सीलन, तुमने सारा पैसा मेरे अकाउंट में क्यों भेज दिया? रुको, मैं अभी इसे वापस भेज देती हूँ। शांत होकर मैंने कहा, जरूरत नहीं है, स्कूल वैसे भी मुझे निकालने वाला था। चू फेई, यह पैसा स्कूल को दान कर दो, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर प्रिंसिपल ने तुरंत अपना गला साफ किया और मुस्कुराने लगे। किसने कहा कि तुम्हें निकाला जा रहा है? अब तुम दोनों हमारे स्कूल की शान हो, चू फेई ने घबराते हुए कहा। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकती। उसके और करीब झुककर मैंने उसके कान में कहा, यह पैसा पूरी तरह से साफ है, यह लीगल है और मेरे नाम पर है, डरने की कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने जल्दी से जोड़ा, बिल्कुल, डोनेशन आपके नाम पर दर्ज होगा, प्लीज चिंता ना करें। थोड़ी मुस्कुराहट के साथ मैंने कहा, तो फिर चलिए यह दान हम दोनों के नाम से करते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी पल सिस्टम फिर से चमका, डिंग यूएफए की फेवरेबिलिटी 40% बढ़ गई, होस्ट की लाइफ वैल्यू 400 दिन बढ़ गई। मैं अंदर से खुश था। फिर मैंने प्रिंसिपल की ओर देखा और कहा, मेरी 2 शर्तें और हैं। पहली, यूएफई के लिए एक मॉडर्न मार्शल आर्ट्स जिम बनेगा। दूसरी, जब तक चू फेई चाहे, स्कूल उसे सबसे अच्छी पोस्ट और सबसे ज्यादा सैलरी देगा। प्रिंसिपल तुरंत हंस पड़े, बिल्कुल, चू फेई हमारे स्कूल की शान है, उसके कई काम पहले ही बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छप चुके हैं, हम ऐसी टैलेंटेड लड़की को अपने पास जरूर रखना चाहेंगे। चू फेई ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। सीलन, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? उसी पल सिस्टम फिर से बोला, डिंग, चू यू की फेवरेबिलिटी 30% बढ़ गई, होस्ट की लाइफ 300 दिन बढ़ गई, अभी बची हुई लाइफ है 887 दिन। फिर सिस्टम ने मजाक किया, बधाई हो होस्ट, तुमने और 3 दिन जीने का मौका पा लिया है, तुम्हें एक लिमिटेड टाइम रैंडम लॉटरी चांस भी मिला है। थोड़ी देर बाद मुझे फोन पर एक मैसेज मिला, शुक्रिया भाई, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने सोचा, बढ़िया, अपने लाइफ पॉइंट्स फिर से बढ़ाने का समय आ गया है। उस शाम मैं लिन मुओ के घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने बिल्ली जैसी आवाज निकाली, म्याऊं, तुम आ गए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जल्दी से अंदर खींच लिया। जल्दी अंदर आओ, पहले बैठो, मैंने तुम्हारे लिए खास लकी कैट कॉफी बनाई है। जैसे ही वह कॉफी लेकर मेरी तरफ आई, उसका पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे मुझ पर गिर पड़ी। उसके गीले कपड़े शरीर से बुरी तरह चिपक गए थे और माहौल काफी अजीब और गर्म हो गया। पूरी तरह शर्माते हुए लिन मुओ ने कहा, माफ करना भाई, मैं गलती से गिर गई, मेरा गला सूखने लगा था। जल्दी से नजरें हटाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं, पहले जाओ अपने कपड़े बदल लो। जैसे ही वह अंदर गई, मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ कि मैं समय रहते पीछे हट गया, वरना आज रात लिन मुओ के घर मेरी पहली रात बन जाती। तभी बाहर से जोर जोर से शोर सुनाई दिया। एक अंधेरी गली में जियाओ काई घुटनों के बल जमीन पर था और रो रहा था। कजिन, प्लीज थोड़ी दया दिखाओ, अगर वो चालाक औरत शुओ मेरे पैसे लेकर न भागती तो मैं तुम्हारा उधार बहुत पहले ही चुका देता। उसके सामने खड़े आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, झाओकाई, तुमने पिछली बार भी यही बहाना बनाया था, अगर मुझे इस बार पैसे नहीं मिले तो मैं अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। कांपती हुई आवाज में झाओकाई ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई मुझे बस थोड़ा और समय दे दो, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। फिर उसने अचानक शुओ की तरफ इशारा किया जो उसके पीछे खड़ी थी। फिलहाल शुओ तुम्हारी सेवा कर सकती है। उस आदमी ने गंदे तरीके से हंसते हुए कहा, ओ अब बात बनी, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिन का समय देता हूँ। यह कहने के बाद वह धीरे धीरे चलने लगा और शुओ की ओर बढ़ने लगा। उसी पल मैं वहां पहुंचा। रोते हुए शुओ मेरी तरफ भागी। ब्रदर लिंडा, प्लीज मुझे बचा लो, उस आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा। वो तो ये लड़का है जिसके पास पैसे हैं, अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसके बजाय इसे पकड़ लो। अगले ही पल कई लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, जिनके हाथ में लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट थे। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, इस बंदे को इतना मारो कि यह दोबारा खड़ा ना हो सके, जो इसे सबसे ज्यादा मारेगा लड़की उसी की होगी। मैंने चारों तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि सामने खड़े लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। मन ही मन गुस्सा होते हुए मैंने सोचा, धत तेरे की, इन सबसे सीधे लड़ना मुमकिन नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, होस्ट का लिमिटेड टाइम रैंडम लॉटरी खत्म होने वाला है, क्या आप अभी ड्रॉ करना चाहेंगे? मैंने जल्दी से जवाब दिया, ड्रॉ। अगले ही पल सिस्टम ने बताया, बधाई हो, आपको ब्रो कार्ड मिल गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस ब्रो चिल्लाएं और सामने वाले को गले लगा लें, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसका असर सिर्फ 15 मिनट तक रहता है। मैं पूरी तरह उलझन में था। मैंने बुदबुदाया, यह किस तरह का फालतू आइटम है? उसी पल गुंडे मेरी तरफ लपके। कोई और रास्ता नहीं था। मैं चिल्लाया, आ जाओ मेरे भाइयों। फिर मैंने सामने वाले बंदे को पकड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। रो, मुझे गले लगाओ। अगले ही सेकंड उस आदमी की आंखें चमक उठीं। ओह, मेरे सबसे अच्छे भाई। और देखते ही देखते 1 सेकंड के भीतर पूरी गैंग ने मुझे घेर लिया और चिल्लाने लगे, ब्रो ब्रो, और बारी बारी से मुझे गले लगाने लगे। मन में मैंने सोचा, भगवान का शुक्र है कि मैंने सिस्टम की पूरी इन्वेंट्री चेक कर ली थी, वरना यह पागल सिस्टम मुझे पूरी तरह चूना लगा देता। मामला शांत होने के बाद शो धीरे धीरे मेरी तरफ चली। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया लिन, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने उसे बेरुखी से देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? सपने देखना छोड़ दो,
अगर आज तुम यहाँ नहीं भी होती तो भी मैं किसी को बचाने आता, अभी भी वक्त है। यहाँ से निकल जाओ। मेरे जाते हुए बैग को देखते हुए शो ने खुद से सोचा, मुझे क्या हो गया था। मुझे सीलैंड की अहमियत क्यों समझ नहीं आई। चाहे जो हो जाए, मुझे उसे वापस पाना ही होगा। उसी पल सिस्टम फिर से चालू हुआ। डिंग, 89 पॉइंट वाली ब्यूटी शो अब होस्ट के साथ जुड़ गई है। करंट फेवरेबिलिटी 40%। बधाई हो, आपको जीवन के 40 दिन मिल गए हैं। चिढ़कर मैंने बुदबुदाया, कितना वाहियात सिस्टम है। वह इंसान जिसने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई अब मुझसे जुड़ गई है। फिर मैंने शो की तरफ देखा और सख्ती से कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने आज तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि अगर तुम मरोगी तो सिर्फ मेरे हाथों से। तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, है फैटी, अगले शनिवार को हाई स्कूल रियूनियन है। कैंपस गॉडेस जॉब वानकिंग भी आ रही है। सुना है वह अभी भी सिंगल है। कौन जाने, शायद वो अभी भी तुम्हें याद करती है। चिढ़कर मैंने कहा, चुप रहो, बकवास बंद करो, लेकिन दिल ही दिल में। मैंने सोचा ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते, ये तो जैकपॉट जैसा है। अगली सुबह डॉर्मिटरी में मैं जल्दी उठा और एक और छुट्टी का दिन। मेरे बगल में खड़े एक लड़के ने कहा, प्रेसिडेंट, तुम आज थोड़े अजीब लग रहे हो, सब ठीक है ना? एक और ने फिक्र जताते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बस बोल देना। जल्द ही सब एक साथ बोल पड़े, हाँ प्रेसिडेंट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार प्रेसिडेंट ने भारी आवाज में कहा, लिली और मैं फ्रेशमैन साल से साथ हैं, लेकिन कल क्लास के बाद मैंने जो देखा उसे मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। दुखी होकर नीचे देखते हुए उसने आगे कहा, लिली हमेशा इतनी भोली और प्यारी लगती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, प्रेसिडेंट टेंशन मत लो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। इस बीच शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में लिली अपने नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े नखरे दिखा रही थी। बेबी, मुझे आज डिजाइनर बैग चाहिए। मुस्कुराते हुए लड़के ने कहा, वो इस बात पर है कि तुमने आज कितना अच्छा बर्ताव किया। शर्माते हुए लिली उसके कंधे से लग गई। तभी मॉल के सभी स्टाफ ने झुककर उसे विश किया, स्वागत है यंग मास्टर। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। लिली हैरान रह गई, यहाँ क्या हो रहा है? पास के किसी व्यक्ति ने फुसफुसाया, लगता है कोई और रईस खानदान का ड्रामा शुरू होने वाला है। तभी लिली ने एक बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा और, बेबी, ड्रैगन लीपिंग और टाइगर रोरिंग क्या है? लड़के ने गर्व से समझाया, सेंटर में वो बड़ी स्क्रीन दिख रही है। अगर कोई एक दिन में 5 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है तो वो ड्रैगन वाला वीडियो उनके लिए पूरे दिन चलता है। लिली की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, मैंने उस बेकार मोटे लूजर के साथ इतना टाइम बर्बाद किया। फिर उसने प्यार से कहा, बेबी, मेरा अंकल ह्यू की आइसक्रीम खाने का मन है, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? लड़का मुस्कुराया, जरूर बेबी। उसके जाते ही लिली अचानक मेरे दोस्त के पास दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुमने मुझसे बात तक नहीं की। मेरे दोस्त गुस्से में उसे धक्का देते हुए, अपने उस मोटे बॉयफ्रेंड के पास वापस जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? लिली ने तुरंत मासूम बनने का नाटक किया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उस पल मैं धीरे से चलकर उसके सामने गया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ रुक गया। मैंने कहा, चिन, लिली, तुम वाकई बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। लिली कांपते हुए पीछे हटी और हकलाते हुए बोली, सीलान, तुम यहाँ हो। फिर वह तुरंत मासूम बनने का नाटक करने लगी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखों में तुरंत नकली आंसू आ गए। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, मुझे समझाने दो। उस मोटे कमीने ने मुझे मजबूर किया, उसने मुझसे सब कुछ करवाया। प्लीज मुझे एक और मौका दो। उसी पल वह मोटा आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुम कुतिया, मैं तुम्हें हर महीने 20,000 देता था और अब तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया। आसपास की भीड़ तुरंत फुसफुसाने लगी। ओ, तो वह ऐसी लड़की है। परेशान होकर मैंने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है भाइयों, मैं पहले वापस जा रहा हूँ, तुम लोग शॉपिंग का मजा लो। लेकिन मेरे दोस्तों ने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तभी सिस्टम की आवाज फिर से आई, डिंग, एक 93 पॉइंट वाली ब्यूटी श्याओजिहान मिल गई है, सफलतापूर्वक जुड़ गई है। श्याओजियान की होस्ट को लेकर फिलहाल कोई खास राय नहीं है। उसी पल एक अमीर नौजवान श्याओजियान के सामने खड़ा हुआ और स्टाइल में बोला, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो यहाँ की कोई भी कार तुम्हारी हो सकती है। श्याओजियान ने आराम से जवाब दिया, माफ कीजिए, अभी मैं सिर्फ अपनी डिग्री पूरी करना चाहती हूँ। नौजवान ने चिढ़कर कहा, मिस, आप समझ नहीं रही हैं कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ। मैं धीरे से आगे बढ़ा और बोला, उसने साफ कह दिया है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उस नौजवान ने मुझे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें क्या दिक्कत है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बगल में खड़ी लड़की ने मुंह बनाया और तंज कसा, हमारे यंग मास्टर शिंग चाहें तो तुम जैसे 10 लोगों को खरीद सकते हैं। तुम बस एक मेंढक हो जो मुफ्त की चीजों के पीछे भाग रहा है। एक हल्की मुस्कान के साथ मैंने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास वाकई इतना पैसा है तो जाकर एक लेम्बोर्गिनी खरीदो और हमें दिखाओ। फिर मैं शीजियान की तरफ मुड़ा और पूछा, मिस, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? थोड़ा अजीब महसूस करते हुए उसने कहा, सीलान, इन लोगों की वजह से मैं तुम्हें मुसीबत में ले आई। मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी है। उसी पल सिस्टम ने बताया, डिंग शीजियान की पसंद 10% बढ़ गई है। होस्ट की लाइफ 500 दिन बढ़ गई है। मन ही मन में खुश था, हाँ यह काम कर गया। तभी शोरूम मैनेजर दौड़कर अमीर लड़के के पास आया और इज्जत से बोला, जी सर, बताइए आप कौन सी कार देखना चाहेंगे? उस लड़के ने घमंड से जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है
क्या ये दोनों तुम्हें ऐसे लगते हैं कि ये यहाँ कोई भी कार खरीद सकते हैं? जैसे ही हम शोरूम में घुसे, मैनेजर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और नफरत से कहा, बिना इजाजत यहाँ किसी को अंदर आने की मनाही है। बाहर निकलो। एक भौं ऊपर उठाते हुए मैंने पूछा, क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? उसने बेरुखी से जवाब दिया, हाँ, और यह जगह तुम जैसे गरीब छात्रों के लिए नहीं है। उसी पल मैंने पास से गुजर रही एक सेल्स पर्सन को बुलाया, मैम क्या आप 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकती हैं? उसने तुरंत प्यार से जवाब दिया, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैनेजर हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़की तुम्हारी मदद कर पाएगी? शोरूम से तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए मैंने सेल्स पर्सन से कहा, कृपया मुझे महिलाओं के लिए बना स्पेशल मॉडल दिखाएं। सेल्स पर्सन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सर, यह महिला ग्राहकों के लिए हमारा स्पेशल एसयूवी मॉडल है। यह पिंक और व्हाइट दोनों रंगों में है। हमारे आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, सबका समय बर्बाद करना बंद करो, शायद यह एक टायर भी नहीं खरीद सकता। तभी एक और अमीर लड़का शोरूम में आया और बोला, मैनेजर हैंग, मुझे भी कारें दिखाओ। मैनेजर ने तुरंत उसके सामने सिर झुकाया और बोला, बिल्कुल, यंग मास्टरली। फिर उसने शिया जिहान की ओर देखा और बोला, मिस शिया, क्या आपको यह मॉडल पसंद है? शिया जिहान धीरे से बोली, मेरे मेजर के प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कई जगहों पर जाना पड़ता है। अगर मेरे पास कार होती तो आसान होता, लेकिन यह बहुत महंगी है। बिना सोचे मैंने कहा, अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो कीमत मायने नहीं रखती, हम यह कार लेंगे, टॉप ट्रिम, सफेद रंग। सेल्सवुमन पूरी तरह हैरान रह गई, सर, सच में सर, क्या आप एक बार और सोचना चाहेंगे? मैंने सीधे अपना कार्ड निकाला और उसे दे दिया, स्वाइप करो। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। 1 करोड़ सफलतापूर्वक खर्च किए गए। होस्ट ने शिया जिहान पर 1 करोड़ खर्च किए हैं। ब्यूटी कैशबैक दर 1 से 50। बधाई हो, आपको 50 करोड़ मिले हैं। पूरा शोरूम सन्नाटे में डूब गया। क्या उसने सच में इसे खरीद लिया? है भगवान, क्या यह सच है? जो लोग अब तक घमंड दिखा रहे थे वे कांपने लगे। एक लड़के ने चुपके से कहा, क्या क्या हमें भी एक खरीद लेनी चाहिए? दूसरे ने तुरंत फुसफुसा कर कहा, क्या तुम पागल हो? मैं सिर्फ टेस्ला चलाता हूं क्योंकि मैं इससे महंगी कार नहीं खरीद सकता। चलो चुपचाप यहां से निकलते हैं। मैनेजर हैंग के माथे पर पसीना था। उसने झट से मेरे सामने सिर झुकाया और कहा, यंग मास्टर शिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दें। फिर उसने जल्दी से स्टाफ की तरफ मुड़कर घबराई हुई आवाज में कहा, सिस्टम को अपडेट करो और सर की कार जल्दी तैयार करो। उसके बाद उसने और भी इज्जत के साथ कहा, सर, क्योंकि आपने मिस शिया के लिए एक कार खरीदी है तो क्या आप अपने लिए भी कोई मॉडल देखना चाहेंगे? हल्की मुस्कान के साथ मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे सबसे नया और सबसे महंगा मॉडल दिखाओ। मैनेजर की आंखें चमक उठीं, सर, आपको यह जरूर पसंद आएगा। कार सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। मैंने बेपरवाही से सिर हिलाया, ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। इस बीच लिली और उसका बॉयफ्रेंड झगड़ रहे थे। तभी मॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक ड्रैगन एनिमेशन चलने लगा, जो यह दिखा रहा था कि किसी ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। यह देखकर लिली का चेहरा उतर गया और वह पछताते हुए बड़बड़ाई, मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ मिस शिया और मैं नई कार में बैठे थे। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने धीरे से कहा, लिन, शुक्रिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस हादसे के बाद हम दोबारा मिलेंगे। शांता शांत आवाज में मैंने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। इसे मुझे बचाने के लिए मेरा छोटा सा शुक्रिया समझना। मैं हंसा और बोला, ठीक है, डील पक्की। तभी बाहर से मेरे दोस्तों की तेज आवाजें आईं, लिन, और कितनी देर लगेगी? हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, धत तेरे की, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। आज हाई स्कूल की गेट टुगेदर थी। थोड़ी देर बाद मैं दाव होटल के सामने पहुंचा। बड़ा सा लग्जरी होटल रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे पुराने क्लासमेट्स मुझे देखते ही फुसफुसाने लगे, अरे क्या वो सीलिन नहीं है? ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए और वो अभी भी गरीब दिखता है। फिर किसी ने माहौल को नॉर्मल बनाने का नाटक करते हुए कहा, अरे उसे इतना नीचा मत दिखाओ, आखिर वो हमारा पुराना दोस्त है। जियांग शियाओ ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। सीलिन, बहुत समय हो गया। मैंने रूखेपन से जवाब दिया, हाँ, बहुत समय हो गया। जैसे ही हम अंदर गए, होटल की शानदार सजावट देखकर हर कोई हैरान रह गया। वाओ, ये होटल तो एकदम जबरदस्त है। फिर किसी ने कहा, यह सब जियांग शियाओ की वजह से है। हम ऐसी जगह खाना खा रहे हैं, उसी की वजह से दाओ होटल जैसी जगह मिली। जियांग शियाओ ने हाथ हिलाकर बनावटी प्यार से कहा, अरे छोड़ो यार, हम सब पुराने दोस्त हैं, इतनी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ। आज का पूरा बिल मेरी तरफ से है। यह सुनकर सब खुशी से झूम उठे। फिर तो आज कोई पीछे हटने वाला नहीं था। एक लड़के ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हारे परिवार को एक नया एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। अपनी वाइन ग्लास घुमाते हुए जियांग शियाओ ने जवाब दिया, ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे परिवार ने बस मस्ती मस्ती में कुछ 100 मिलियन लगाए हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ 100 मिलियन तुम्हारे लिए छोटी बात है भाई। जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो हमें मत भूलना। फिर किसी ने पूछा, वैसे शुएलिंग अभी तक क्यों नहीं आया? आया भी है क्या? एक और लड़के ने हंसते हुए कहा, शायद उसे अंदर आने से डर लग रहा है। सुना है उसने कॉलेज में किसी लड़की के पीछे पड़कर अपनी नाक कटवा ली थी।
दूसरे लड़के ने भी ठहाका लगाया। वह हाई स्कूल में भी ऐसा ही था। अनाथालय में पला बड़ा लड़का असल में ऐसी लड़कियों के सपने देखता है। तभी मैं दरवाजे पर खड़ा था और ठंडे लहजे में बोला, किसने कहा कि मुझे आने से डर लग रहा है? पूरा कमरा एक पल में शांत हो गया। मैं धीरे से अंदर गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतनी शानदार पार्टी हो और मैं न आऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? किसी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर जोर से हंसने लगा। सीलिन, तुम दाओ होटल में ऐसे सड़क छाप कपड़े पहनकर आए हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में पूरी क्लास की बेइज्जती करवा रहे हो। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, चूंकि आज जियांग शियाओ बिल भर रहा है, तो खाना खाने के बाद तुम्हें कुछ खाना पैक भी करवा लेना चाहिए। कम से कम इससे तुम्हें कुछ दिन अपना पेट भरने में मदद मिलेगी। कमरे में फिर से ठहाके गूंज उठे। एक लड़के ने खाउंड खतरनाक रूप धरा है। एक लड़के ने हमदर्दी दिखाने का नाटक करते हुए कहा, सीलिन, मेरे परिवार के वेयर हाउस में वर्कर की जरूरत है। तनख्वाह 4000 महीना है। इंटरेस्टेड हो? मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी है, तुम मुझ जैसे इंसान का खर्चा नहीं उठा सकते। अगले ही पल पूरा कमरा फिर से हंसी से गूंज उठा। इस अनाथ को क्या लगता है वह है? अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। अट्रैक्टिव लड़की डिटेक्ट हुई। ब्यूटी स्कोर 91। झाओवान सफलतापूर्वक बाइंड हुई। करंट फेवरेबिलिटी 0। जब फेवरेबिलिटी 1 तक पहुंच जाएगी तो होस्ट को 50 दिन की जिंदगी मिलेगी। मैंने ऊपर देखा और झाओ वान किंग को अंदर आते हुए पाया। वह पहले ही खूबसूरत थी, लेकिन अब वह और भी मैच्योर, क्लासी और दिल चुराने वाली लग रही थी। मेरे दोस्त वांगची ने उसके लिए कुर्सी खींची और कहा, यहाँ बैठो। लेकिन वहां बैठने के बजाय वान किंग सीधे चलकर आई और मेरे बगल में बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, जियांग शियाओ के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने तुरंत स्टाफ को इशारा किया, शराब लेकर आओ। थोड़ी देर बाद एक वेटर रेड वाइन की बहुत महंगी बोतल लेकर आया। जियांग शियाओ ने अपना ग्लास उठाया और कहा, सब लोग इस वाइन को टेस्ट करो। फिर उसने चिढ़कर कहा, सीलिन, थोड़ा साइड हटो, मुझे वांग किंग को वाइन सर्व करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और आराम से जवाब दिया, मेरे पीछे काफी जगह है, घूम कर चले जाओ। दांत पीसते हुए जियांग शियाओ साइड से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक वह चिल्लाया और अगले ही पल रेड वाइन की वह महंगी बोतल फर्श पर गिरकर पूरी तरह टूट गई। वह गुस्से में चिल्लाया, धत तेरी, यह रोमानी कोंटी थी, एक बोतल, यह 5 लाख युआन की आएगी। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके चिल्लाते हुए कहा, सीलिन, पैसे चुकाओ। आसपास के कुछ लोग तुरंत बीच में आ गए। उसके साथ बात करने में समय मैं क्यों बर्बाद करना, बस पुलिस को फोन कर दो। 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। एक दूसरे लड़के ने ठंडे अंदाज में कहा, यह अभी कितना अकड़ रहा था, अब इसे जेल की हवा खिलाते हैं। अपने होंठ सिकुड़ते हुए जियांग शियाओ ने कहा, वैसे एक रास्ता है। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए मैंने पूछा, क्या रास्ता? उसने टेबल के नीचे गिरी वाइन की तरफ इशारा किया और बोला, पूरे फर्श को चाटकर साफ कर दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसे ठंडी नजरों से देखते हुए मैंने जवाब दिया, और अगर मैं न करूं तो? तभी झाओ वांगकांग खड़ा हुआ और बोला, जियांग शियाओ, हम सब क्लासमेट्स हैं, इतनी गंदी हरकत मत करो। जियांग शियाओ ने तुरंत अपना लहजा नरम किया और कहा, वॉन्किंग, मैं यह वाइन सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, ठीक है, 5 लाख। सही कहा ना? फिर मैंने वेटर की तरफ देखा और बोला, 10 बोतल रोमानी कोंटी और मंगाओ और उन सबको टॉप फ्लोर वाले एम्परर हॉल में भेज दो। वेटर पूरी तरह हैरान था। माफ कीजिए सर, लेकिन एम्परर हॉल तो बहुत पहले बुक हो चुका है, आज वहां कोई नहीं जा सकता। यह सुनकर जियांग शियाओ और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। हाँ सीलिन, तुम किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जैसे लोग एम्परर हॉल बुक नहीं कर सकते और अब तुम्हें 10 बोतल और चाहिए। जियांग शियाओ हंसा और बोला, तुम बस दिखावा कर रहे हो कि तुम अमीर हो, असलियत में तो तुम कंगाल हो। मैंने शांति से कहा, ध्यान से दोबारा चेक करो, क्या मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं? जैसे ही वेटर ने स्क्रीन पर दोबारा देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत झुककर कहा, माफ कीजिए सर, हम तुरंत सारी व्यवस्था कर देंगे। माहौल अचानक बदल गया। 10 बोतल महंगी रोमानी कोंटी तुरंत एम्परर हॉल भेज दो। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, डिंग। 50 लाख युआन सफलता पूर्वक खर्च हो गए हैं। पूरा हॉल सन रह गया। यह कैसे मुमकिन है? एम्परर हॉल, किसी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, दाओ होटल का फेमस एम्परर हॉल सिर्फ पैसों से बुक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको कम से कम 9 अंकों की बैंक बैलेंस का सबूत देना पड़ता है। एक और व्यक्ति ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब मिस्टर शिया वही रहस्यमयी मेहमान हैं जिन्होंने पूरे एक हफ्ते के लिए एम्परर हॉल बुक किया है। स्टाफ के कई सदस्यों ने तुरंत इज्जत से झुकते हुए कहा, आपका स्वागत है सर, कृपया हमारे साथ चलिए। मैंने जियो वॉन्किंग की तरफ देखकर कहा, वॉन्किंग, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है, चलो कहीं और चलते हैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है। जैसे ही हम वहां से चलने लगे, सभी क्लासमेट्स हमारे पीछे भागने लगे। सीलान, हम भी एम्परर हॉल देखना चाहते हैं, कृपया हमें अपने साथ ले चलिए, हमने आपको बिल्कुल गलत समझा था। तभी झांग शियाओ जल्दी से आगे बढ़ा, गिलास उठाया और कहा, यंग मास्टर शिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सजा के तौर पर मैं 3 गिलास पीऊंगा। फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने जोड़ा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास था, कृपया बुरा मत मानिएगा। एक और लड़के ने तुरंत कहा, एम्परर हॉल बुक करने का मतलब है कि इनके पास अरबों की संपत्ति है। लगता है हमने असली साइज को पहचाना ही नहीं। अगले ही पल अली सबका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था।
सीलान, तुम तो वाकई में कुछ अलग ही हो। चीयर्स सर, कृपया हमें माफ कर दें। मैं हल्का सा हंसा और बोला, कोई बात नहीं, मैं ऐसी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेता। सबने राहत की सांस ली। मैं मन ही मन हंसा। कुछ ही देर पहले यही लोग मेरा अपमान कर रहे थे और अब उनके चेहरे देखने लायक थे। तभी मेरा फोन बजा। मिस्टर शिया, मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया हूं जो आपने भेजी थी। आप अब अपनी कार ले सकते हैं। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूं। मौका देखकर जियांग शियाओ ने तुरंत कहा, यंग मास्टर शिया, मैंने रॉयल बार में सबसे बेस्ट वीआईपी बूथ बुक किया है। आप और वांकिंग जरूर आइए। कम से कम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। मैंने शियाओ वांकिंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? कुछ सेकंड सोचने के बाद वो मुस्कुराई और बोली, मैं काफी समय से रिलैक्स नहीं हुई हूँ। चलो आज थोड़ी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद हम पार्किंग लॉट में पहुंच गए। वहां खड़ी लिमिटेड एडिशन सुपर कार ने सबको हैरान कर दिया। वाह, वो तो लेम्बोर्गिनी कॉन्सेप्ट कार है। यह जरूर करोड़ों की होगी। ठीक उसी वक्त मैनेजर हंग तेजी से आगे बढ़े, अपना सिर झुकाया और कहा, सर आप आ ही गए। हम आपका वेट कर रहे थे। चाबियां लेते हुए मैंने कहा, परेशान करने के लिए सॉरी। मैनेजर हंग ने तुरंत जवाब दिया, आपकी सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके पास खड़े जियांग श्याओ ने चौंक कर कहा, मैनेजर हंग, आप खुद गाड़ी देने आए हैं? मैनेजर ने उन्हें सख्त नजरों से देखा और कहा, यंग मास्टर शिया हमारे बहुत खास कस्टमर हैं। फिर उन्होंने जियांग शियाओ की तरफ देखकर कहा, मिस्टर शिया और मिस वानकिंग का पूरा ख्याल रखें। वहां का माहौल गर्मा गया। शाहजहान और चू फेई वहां ड्रिंक्स पी रहे थे। तभी कुछ लोग आए और उन्हें तंग करने लगे। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, दो खूबसूरत लड़कियां खतरे में हैं। होस्ट, क्या आप मदद के लिए प्रॉप इस्तेमाल करना चाहेंगे? चिढ़ते हुए मैंने कहा, सिस्टम, टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे अभी दो। सिस्टम ने तुरंत बताया, बधाई हो होस्ट, आपने 1% पावर स्किल हासिल कर ली है। टाइम लिमिट सिर्फ 15 मिनट। तभी नशे में जियांग झाओ चिल्लाया, भाई यही वो आदमी है जिसने क्लास रियूनियन में मेरी बेइज्जती की थी। मेरे सामने खड़े उस बड़े से आदमी ने मुझे देखा और हंसने लगा। तुम दिखने में उतने कमजोर नहीं लगते। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैंने ठंडे अंदाज में कहा। तुम कौन हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, दांत पीसते हुए उसने कहा, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, हम इसे मार तो नहीं सकते, इसलिए सबके सामने इसकी बेइज्जती करो। उसी पल बार मैनेजर आगे आया और बोला, सर यह लड़ाई आपकी वजह से शुरू हुई है तो सारा हर्जाना आपको भरना होगा। ये लोग रॉयल डायनेस्टी के बड़े मेंबर्स हैं। क्या आप इतना जुर्माना दे सकते हैं? एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सही कहा। अगर ये सच में इतने पैसे दे सकता है तो मैं उल्टा लटक जाऊंगा और अपने बाल शैम्पू से धोऊंगा। मैंने भौं चढ़ाकर पूछा, यहाँ सबसे महंगा चार्ज क्या है? मैनेजर ने हैरानी से जवाब दिया, एम्परर वीआईपी सीट। आज तक किसी ने उस लेवल का रिचार्ज नहीं किया है। इसके लिए एक बार में कम से कम 10 लाख चाहिए। मैंने शांति से कहा, इन दोनों लड़कियों के लिए एक एक एम्परर वीआईपी सीट खोल दो। अगले ही पल सिस्टम पागलों की तरह अनाउंसमेंट करने लगा, डिंग, होस्ट ने चू फेई के लिए 10 करोड़ खर्च किए। कैशबैक रेट 1 से 10। बधाई हो होस्ट, आपको 100 करोड़ मिले। डिंग, होस्ट ने जिया जिहान के लिए 10 करोड़ खर्च किए। कैशबैक रेट 1। बधाई हो होस्ट, आपको 5 अरब मिले। डिंग, होस्ट ने जियो वांचिंग के लिए 10 करोड़ खर्च किए। कैशबैक रेट 1। बधाई हो होस्ट, आपको 5 अरब मिले। सिस्टम ने फिर आखिरी बार कहा, मौजूदा होस्ट बैलेंस 1132 अरब। पास खड़े सभी लोग सन्न रह गए। क्या मशीन खराब हो गई है? 30 करोड़। मैनेजर तुरंत घुटनों पर बैठ गया। सम्मानित एम्परर वीआईपी, अब से यहाँ के बॉस आप हैं। क्या ऑर्डर है आपका? मैंने उस नशे में धुत आदमी को गुस्से से देखा और कहा, सबसे पहले इसे इन दो लड़कियों से माफी मांगनी होगी। कांपते हुए मैनेजर बोला, सर यह साउथ के 4 बड़े परिवारों में से एक का वारिस है। यंग मास्टर फैंग, मैं धीरे से हंसा, ओ ठीक है। और एक और बात, मेरा क्लासमेट जिसने कहा था कि वह अपने बाल उल्टा होकर धोएगा, उसे बैकस्टेज ले जाओ और 5 घंटे के लिए उल्टा लटका दो। उसे जितना चाहे शैम्पू करने दो। तुरंत कई गार्ड्स झांग शियाओ को घसीटते हुए ले गए। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन आसपास किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं धीरे धीरे यंग मास्टर फैंग की तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी बारी है। उस पल सिस्टम का आखिरी नोटिफिकेशन बजा, बधाई हो होस्ट, आपको 200 दिन की उम्र मिली है। मौजूदा लाइफ 399 दिन। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मैंने मन में सोचा, हाँ मुझे ऐसे ही और कैशबैक दिलाते रहो। तभी बार का मालिक जल्दी से अंदर आया। बॉस आप आ गए। उसके बगल में खड़े मैनेजर ने धीरे से कहा, सर इस व्यक्ति ने एक ही रात में 3 एम्परर वीआईपी सीटें बुक की हैं। मालिक की आंखें हल्की सी कांपी। क्या? तुरंत पता लगाओ, मुझे जानना है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उधर काफी रात हो चुकी थी, वीकेंड की आखिरी रात। सोफे पर पीछे झुककर मैंने बोर होते हुए कहा, यह कितना उबाऊ है। फिर मैंने अपने फोन पर एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और ठीक उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, 93 के ब्यूटी स्कोर वाली यांग टोंग नाम की एक लड़की का पता चला है। सफलतापूर्वक बाउंड हो गया। होस्ट के प्रति मौजूदा फेवरेबिलिटी 0 है। स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया ड्रैगन ब्रो स्पोर्ट्स कार के लिए, लव यू मोआ। फिर उसने दूसरी तरफ के स्ट्रीमर को देखा और कहा, यांग टोंग, अगर तुम यह पी के मैच हार गए तो तुम्हें कुत्ते की ड्रेस पहननी होगी, सड़क पर घूमना होगा और भौंकना होगा। दूसरी तरफ के स्ट्रीमर ने गुस्से में जवाब दिया, ज्यादा हवा में मत उड़ो। चैट में किसी ने लिखा,
ये नया बंदा कौन है? इसे गिफ्ट भेजना भी नहीं आता, किसी और ने हंसते हुए कहा। है भगवान, एक लेवल 1 अकाउंट खुद को मनी बॉस कह रहा है। स्क्रीन पर हेल्थ बार्स को देखकर सब ने उसका मजाक उड़ाया। हमारा पीके स्कोर उनके मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। अब तो ड्रैगन ब्रो भी आ गए हैं। जीत पक्की है, यांग टोंग ने रूखे अंदाज में कहा। वह क्या कर सकता है यह हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। मजाक के तौर पर मैंने पहले एक छोटा सा हर्ट गिफ्ट भेजा। यांग टोंग हल्के से मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया मनी बॉस गिफ्ट के लिए। तुरंत ही चैट हंसी से भर गई। हाँ, यह $1 के हर्ट गिफ्ट से जीतना चाहता है। इस रफ्तार से तुम अगले साल तक भी हारते रहोगे। फिर मैंने एक कार्निवल गिफ्ट भेजा। स्क्रीन फ्लैश हुई। मनी बॉस लिन ने एक कार्निवल भेजा है। यांग टोंग चौंक कर बोली, ओह शुक्रिया लिन बोबो। लेकिन दूसरी तरफ की लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ एक कार्निवल? और यह अमीर बनने का दिखावा कर रहा है लगता है। इसने अपनी पूरी महीने की सैलरी उड़ा दी। मैं खिलखिलाकर हंसा। फिर लगातार गिफ्ट्स की बौछार कर दी। मनी बॉस लिन ने 10 कार्निवल भेजे, 50 कार्निवल। पूरी लाइव स्ट्रीम पागल हो गई। उसी पल राइवल स्ट्रीमर के एक समर्थक ने मेरे गिफ्ट्स देखे और कहा, 50 कार्निवल, ठीक है तो मैं भी कुछ भेजता हूँ सिस्टर। ड्रैगन ब्रो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ड्रैगन ब्रो ने एक कार्निवल भेजा। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे और चैट एक्साइटमेंट से भर गई। सिर्फ 1 मिनट बचा है, यांग टोंग तुम्हारा खेल खत्म। तभी मैंने अपनी उंगली गिफ्ट बटन पर रखी। मनी बॉस ने 100 कार्निवल भेजे, 500 कार्निवल, 1000 कार्निवल। पूरा प्लेटफॉर्म जैसे हैंग हो गया। स्क्रीन पर गिफ्ट इफेक्ट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यांग टोंग इतनी एक्साइटेड थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शुक्रिया लिन ब्रो। दूसरी तरफ राइवल स्ट्रीमर चिल्लाई, इम्पॉसिबल, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। चैट पूरी तरह से फट पड़ी। 600 से ज्यादा कार्निवल्स, 1 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर। असली मनी बॉस ऐसा दिखता है। डर के मारे सामने वाली टॉप स्ट्रीमर ने अपनी लाइव स्ट्रीम बंद की और भाग गई। चैट हंसी से गूंज उठी। बॉस को रिस्पेक्ट, ड्रैगन ब्रो का दौर खत्म हो गया। तभी सिस्टम ने मैसेज दिया, डिंग, होस्ट ने यांग टोंग के लिए 1 करोड़ 68 लाख खर्च किए। ब्यूटी कैशबैक 8 करोड़ 40 लाख। मैं हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ा। लाइव स्ट्रीम पर स्क्रीन देखते हुए यांग टोंग ने ठंडे अंदाज में कहा, तुम हार चुकी हो। अब कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहनो और सड़क पर अपनी सजा पूरी करो। थोड़ी देर बाद वो स्ट्रीमर वाकई सड़क पर कुत्ते की तरह भौंकती हुई देखी गई। राहगीर उसे हैरान होकर देख रहे थे। आजकल के नौजवानों में कोई शर्म नहीं बची। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे पीट पीट कर मार डालता। पास खड़ा कोई बोला, उसे बिल्कुल वही सजा मिली जिसकी वो हकदार थी। चैट में हर कोई जश्न मना रहा था। मनी बॉसलिन ओपी, तुमने तो हमारा दिन बना दिया। फिर यांग टोंग ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी गिल्ड की सीनियर सिस्टर्स आ रही हैं। देखते हैं तुम कब तक इतना घमंडी बने रहते हो। उसी पल मेरे फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। नई स्ट्रीमर शर्ली ने तुम्हें पीके इनविटेशन भेजा है। नई स्ट्रीमर जुमान ने तुम्हें पीके इनविटेशन भेजा है। चिंग चिंग कनेक्ट करना चाहती है। मैं हंसा और बोला, क्योंकि वो जीत नहीं पाई तो पूरी टीम को बुला लिया। दिलचस्प है। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, डर गए क्या? अगर घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें। यांग टोंग थोड़ी घबराई दिखी और पूछी, लिनब्रो तुम इसे संभाल लोगे ना? मैंने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। स्क्रीन पर एक के बाद एक खूबसूरत स्ट्रीमर्स दिखाई देने लगी। यांग टोंग, तुमने हमारी बहन की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? हमने सुना है कि तुम टॉप चार्ट्स पर बहुत ड्रामा करती हो। क्या तुम्हारी गिल्ड ऐसे ही काम करती है? दूसरी तरफ से ठाके गूंजे। अगर लड़ाई करनी है तो सामने आओ। जल्द ही पूरी स्क्रीन पर गिफ्ट्स की जंग छिड़ गई। हिज मैजेस्टी ने एक स्पेसशिप भेजा। प्रेसिडेंट सू ने एक रॉकेट भेजा। एम्परर ची ने एक लग्जरी याच भेजी है। अचानक यांग टोंग खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको, मुझमें भी कुछ टैलेंट है। मुझे पहले कपड़े बदलने दो। चैट में किसी ने उसका मजाक उड़ाया, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ड्रैगन की कॉस्ट्यूम भी पहन लो तब भी तुम हार जाओगी। थोड़ी देर बाद यांग टोंग ने के पॉप डांस करना शुरू किया। ये बहुत प्रोफेशनल तो नहीं था, लेकिन फिर भी सबको मजा आया। चैट में किसी ने लिखा, ये इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? मैंने हल्की सी हंसी और कहा, उप्स, मेरा हाथ फिसल गया। अचानक पूरी स्क्रीन चमक उठी। सब हैरान रह गए। क्या तुमने वह देखा? उनका टॉप सपोर्टर डर गया और भाग गया। अभी थोड़ी देर पहले ही वह अकेले ही 5 लोगों को हराने की डींगे हाँक रहा था। उसी वक्त राइवल स्ट्रीमर ने दांत पीसते हुए कहा, वह वापस आएगा। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो। फिर मैं दोबारा हंसा। उप्स, मेरा हाथ फिर फिसल गया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक बड़ा नोटिफिकेशन चमका। सुपर सपोर्टर लिन ने 3 लाख की कीमत वाला फोनिक्स निर्वाणा भेजा है। फिर यह संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 100 फोनिक्स निर्वाणा भेजे गए, 300 भेजे गए, 500 भेजे गए। पूरी लाइव स्ट्रीम एक्साइटमेंट से झूम उठी। यांग टोंग खुशी से चिल्लाई, थैंक यू सुपर सपोर्टर लिन। सिस्टम ने तुरंत ऐलान किया, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। लिन नोबल बैज अनलॉक हो गया। नोबल बैज अनलॉक हो गया। लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन ऐसी लग रही थी मानो आग लग गई हो। चैट लगातार धमाका कर रही थी। वाह, टॉप सपोर्टर ने अकेले ही 10 करोड़ खर्च कर दिए। हे भगवान, मैंने पहली बार फोनिक्स निर्वाणा गिफ्ट देखा है। राइवल स्ट्रीमर्स के चेहरे पूरी तरह से सफेद पड़ गए। यह कैसे हो सकता है? हम सब मिलकर भी 10 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते। यांग टोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले ही हार चुकी हो। रूल्स के मुताबिक तुम सबको स्ट्रीमिंग छोड़नी होगी।
दूसरी तरफ लड़कियां तुरंत चिल्लाने लगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने प्लेटफॉर्म को रिश्वत दी है। तभी स्क्रीन पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। जांच के बाद पता चला है कि इस गिल्ड ने जानबूझकर ऑनलाइन झगड़े शुरू किए हैं। गिल्ड को परमानेंटली बैन कर दिया गया है। पूरी चैट खुशी से भर गई। लैंड गॉड, यह असली इंसाफ है। तुमने पूरे प्लेटफॉर्म को हिला दिया। सोफे पर पीछे झुकते हुए मैं हल्का सा मुस्कुराया। आज मेरा मूड वाकई बहुत अच्छा है। चलो लाइव स्ट्रीम में एक जबरदस्त फायरवर्क्स शो करते हैं। देखते ही देखते पूरी स्क्रीन फायरवर्क्स एनिमेशन से भर गई। यांग टोंग ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू लिन, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर थोड़ा शर्माते हुए उसने पूछा, क्या हम एक दूसरे को बबल पर ऐड कर सकते हैं? मैं हंसा और बोला, जरूर। यांग टोंग का चेहरा एकदम खिल उठा। लिन, मैं तुम्हें डिनर पर ट्रीट देना चाहती हूँ, तुम कब फ्री हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अपना शेड्यूल चेक करता हूँ और तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा। उसी पल सिस्टम ने बताया, डिंग, होस्ट ने यांग टोंग पर 10 करोड़ खर्च किए, 5 अरब का कैशबैक। यांग टोंग की फेवरेबिलिटी 30 बढ़ गई। होस्ट की लाइफ 1,05,000 दिन बढ़ गई। चैट में बाकी स्ट्रीमर्स भी मजाक करने लगे। वेस्टर्न किंगलिन, मैं भी बहुत सेक्सी हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरी लाइव स्ट्रीम पर जरूर आना। किसी ने बिजनेस ऑफर भी दिया। मिस्टर लिन, क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे? हमारे पास कई हॉट ब्यूटी स्ट्रीमर्स हैं। मैं बोर हो गया और अपना फोन नीचे रख दिया। अचानक भारी सांसें लेने की आवाज आने लगी। यह अब काफी बोरिंग होता जा रहा है। तभी मेरे फोन पर एक अर्जेंट कॉल आई। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज ने कहा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। स्कूल की नई लेबोरेटरी बिल्डिंग के साथ वाइस प्रिंसिपल बहुत सारे लोगों के साथ वहां पहुंच गए थे और प्रिंसिपल को हटाने वाले थे। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बोला, चिंता मत करो, मैं बस आ ही रहा हूं। इस बीच स्कूल में कई लोगों ने प्रिंसिपल और मेरी गर्लफ्रेंड को घेर लिया था। वाइस प्रिंसिपल ने आगे बढ़कर कहा, लेबोरेटरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट मुझे दे दो, तुम इसे संभालने के लायक नहीं हो। उसके साथ खड़े लोग भी चिल्लाने लगे, अब से वाइस प्रिंसिपल वोंग स्कूल चलाएंगे। वोंग चेन मुस्कुराया और बोला, और मिस्टर फैंग ने पहले ही मेरा अपॉइंटमेंट लेटर अरेंज कर दिया है। शू यूफेई ने दांत पीसते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, तुम फैंग होंगशुन के अंकल हो, इसी वजह से तुम इतने भ्रष्ट हो। वांग चेन ने यूफेई को एक टेढ़ी मुस्कान के साथ देखा और कहा, तो तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे भतीजे ने बताया था। तुम्हारा एटीट्यूड काफी है। गुस्से से कांपते हुए यूफेई ने कहा, मैं तुम्हारी पावर के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट करूंगी। वांग चेन चिल्लाया, इसे पकड़ो। जैसे ही कुछ लोग यूफेई को घेरने के लिए आगे बढ़े, वह डर के मारे पीछे हट गई। हंसते हुए वांग चेन ने कहा, मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखने का पूरा हक है। मुझकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक दरवाजा एक जोरदार धड़ाम के साथ खुला और मैं अंदर आ गया। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने की? हर कोई दांत पीसते हुए मेरी तरफ मुड़ने लगा। वांग चेन ने कहा, तुम फिर से हमारा सारा काम खराब कर रहे हो। फिर वह चिल्लाया, सब लोग अपने हथियार उठाओ और इसे पकड़ो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सिस्टम प्रैंक आइटम लो। तुरंत सिस्टम की आवाज आई, प्रैंक आइटम मिल गया, खुजली वाला पाउडर। मैंने कमरे में हर जगह पाउडर छिड़क दिया। जैसे ही पाउडर उन लोगों पर गिरा, वे पागल होकर खुजलाने लगे। आह, इतनी खुजली क्यों हो रही है? पूरा कमरा तमाशा बन गया। वांग चेन गुस्से में दहाड़ा, निकम्मे लोगों की टोली। फिर वह खुद मेरी तरफ झपटा। मैंने आराम से कहा, सिस्टम एक केले का छिलका डालो। अगले ही पल वांग चेन फिसल गया और जोर से जमीन पर जा गिरा। आह, मेरी पीठ। गिरने के बाद भी वह गुस्से में चिल्लाता रहा। उसी समय वाइस प्रिंसिपल आगे बढ़ा और प्रिंसिपल की गर्दन पर चाकू रख दिया। जल्दी इस पेपर पर साइन करो, वरना तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। प्रिंसिपल ने सख्त होकर कहा, मैं कभी नहीं मानूंगा। डरी हुई यूफेई ने पूछा, साहलिन अब क्या करें? मैं आराम से उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। अगले पल मैं बिजली की रफ्तार से वाइस प्रिंसिपल के पीछे पहुंच गया। घबराकर वह चिल्लाया, वह कहाँ गया? मैंने उसके पीछे से कहा, तुम्हारे पीछे। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, मैंने उसे जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। मैं तुरंत आगे बढ़ा, प्रिंसिपल को सहारा दिया और पूछा, सर ठीक हैं आप? तभी बाहर अचानक कई काली कारें रुकीं और कई बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकले। वाइस प्रिंसिपल को लगा कि उसका बैकअप आ गया है और वह खुशी से चिल्लाया, हाँ, मेरा बैकअप आ गया है। लेकिन जैसे ही वांग चेन ने उस आदमी को अपने सामने देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। थर्ड अंकल चू। चू परिवार के थर्ड अंकल ने ठंडी आवाज में पूछा, यूफेई तुम ठीक हो? यूफेई ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ भाई। फिर उसने धीरे से वांग चेन की तरफ देखा, तुमने मेरी छोटी बहन को छुआ। कांपते हुए वांग चेन ने कहा, थर्ड अंकल मुझे माफ कर दें। उस आदमी ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, जो मेरी बहन को छुएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। वांग चेन घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा, दया करो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरी बेताब कोशिश में उसने चिल्लाकर कहा, मेरा भतीजा फांग होंग के हैंगशान है, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। हालांकि चू परिवार के लोग उसे पहले ही बाहर खींच ले गए थे। शू यूफेई के तीसरे चाचा ने उसे देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ देता हूँ। चू यूफेई ने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराई, ठीक है फिर मिलते हैं। लेकिन जाते समय वह बार बार मुड़कर मुझे देखती रही। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, चू यूफेई की फेवर एबिलिटी 5 पॉइंट बढ़ गई है। अभी फेवर एबिलिटी 85 है। होस्ट की उम्र 50 दिन बढ़ गई है। यूफेई ने धीरे से कहा, सेलिन अब मैं सच में तुम्हारी कर्जदार हूँ। अगर
आगे कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। प्रिंसिपल ने फिर सीरियस होकर कहा, मैं वांगचेन और फांग परिवार से निपट लूंगा, लेकिन स्कूल पक्का तुम दोनों का कर्ज चुकाएगा। कुछ दिनों बाद पूरे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया। स्टेज पर खड़े होकर प्रिंसिपल ने घोषणा की, आज हम यहाँ सेलिन और चू यूफेई को सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सेलिन ने स्कूल की नई लैब बिल्डिंग के लिए 30 मिलियन का बड़ा दान दिया और मुसीबत के समय स्कूल की बहादुरी से रक्षा की। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। यूफेई ने हाथ हिलाया और स्टेज पर चली गई। इस बीच प्रिंसिपल ने पूछा, यूफेई ने जवाब दिया। यूफेई ना दिया। वह नहीं आया। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सेलिन को दिखावा करना पसंद नहीं, इसीलिए वह यहाँ नहीं है, कहीं और। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम सब प्रोग्राम का मजा लो, मैं चैरिटी का काम करने और थोड़ा पैसा खर्च करने जा रहा हूँ। मैं गया और रेस्टोरेंट लाउंज में बैठ गया। तभी झाओ वानकिंग धीरे धीरे चलकर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वह हल्की सी घूमी, मुस्कुराई और पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी, डिंग। यह ड्रेस झाओ वानकिंग ने खुद डिजाइन की है। होस्ट, कृपया दिल से उसकी तारीफ करें। चमकती रोशनी के नीचे खड़ी झाओ वानकिंग सच में समुद्र से निकली जलपरी जैसी लग रही थी। खोए खोए मैंने उसे देखा और कहा, वानकिंग, यह ड्रेस किसने डिजाइन की है? तुम इसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। वांग धीरे से मुस्कुराई और बोली, मेरी एक दोस्त ने इसे डिजाइन किया है। मैंने सिर हिलाया और कहा, तो तुम्हारी दोस्त सच में जीनियस है। उस पल सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, डिंग। झाओ वांग किंग की फेवरेबिलिटी 20 बढ़ गई है। होस्ट की उम्र 100 दिन बढ़ गई है। उसके बाद जैसे ही मैं और झाओ वान चिंग इवेंट पर पहुंचे, रिपोर्टर्स ने हमें तुरंत घेर लिया। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने हमें देखा, स्टेज पर खड़े होस्ट ने जोर से अनाउंस किया, हमारे अगले गेस्ट झाओ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पास खड़ी एक घमंडी लड़की ने मुंह बनाया और कहा, मिस झाओ वानचिंग, तुम अपनी खुद की डिजाइन पहनकर आई हो और लड़कों के मामले में तुम्हारी पसंद पसंद भी काफी अजीब है। वानचिंग ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, ये मेरे पार्टनर हैं, तमीज से बात कीजिए। लेकिन वह लड़की रुकी नहीं। मैंने सुना है कि अंकल झाओ फांग परिवार से रिश्ते बनाना चाहते हैं, फिर भी तुम इस लड़के के साथ घूम रही हो। फांग होंगशुन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मैं हल्का सा हंसा और बोला, अगर फांग होंगशुन इतने ही परफेक्ट हैं तो तुम खुद उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? वह लड़की गुस्से से कांपने लगी। तुमने क्या कहा? वान चिंग का हाथ पकड़कर मैंने कहा, चलो अंदर चलते हैं, ऐसे लोगों से बात करके टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़े, उस लड़की ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, रुको, आज रात की नीलामी में मैं तुम्हारी घटिया डिजाइन का मजाक उड़ाकर रख दूंगी। थोड़ी देर बाद नीलामी शुरू हो गई। होस्ट की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, और अब आज रात का मेन इवेंट, न्यू डिजाइनर्स चैरिटी नीलामी। आज मुकाबला है स्पार्कलिंग गैलेक्सी और डीप सी मरमेड के बीच। क्या दोनों डिजाइनर्स स्टेज पर आ सकते हैं? वान चिंग ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं बहुत नर्वस हूं। मैं धीरे से मुस्कुराया और बोला, डरो मत, आज रात सबसे खूबसूरत ड्रेस तुम्हारी होगी। सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, डिंग। झाओ वानचिंग की फेवरेबिलिटी 10 बढ़ गई है। होस्ट की उम्र 500 दिन बढ़ गई है। स्टेज पर खड़ी उसी घमंडी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, झाओ वानचिंग, आज रात मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं, तुम मुझसे मुकाबला कैसे कर सकती हो? होस्ट ने अनाउंस किया, दोनों ड्रेसेस की स्टार्टिंग प्राइस 2 लाख वेन है। बोली, अब शुरू होती है। एक अमीर महिला ने अपना हाथ उठाया। मैं डीप सी मरमेड के लिए 5 लाख वेन बोली लगाती हूँ। दूसरी महिला ने कहा, यह ड्रेस कमाल की है, मैं 8 लाख वेन बोली लगाती हूँ। एक तीसरे आदमी ने जोर से कहा, मेरी बेटी को यह ड्रेस बहुत पसंद आएगी, मैं 10 लाख वेन बोली लगाता हूँ। बोली लगातार बढ़ती गई। 5 मिलियन क्यों? किसी ने हैरानी से चिल्लाया। इस ड्रेस की चमक समुद्र के नीचे तारों भरी रात जैसी है। दूसरी तरफ स्पार्कलिंग गैलेक्सी की डिजाइनर ने गुस्से में सोचा, क्या ये सब लोग अंधे हैं? मेरी ड्रेस उसकी ड्रेस से 100 गुना बेहतर है। अचानक उसकी मां खड़ी हो गई। मैं अपनी बेटी की स्पार्कलिंग गैलेक्सी के लिए 50 लाख यूएन की बोली लगाती हूँ। पूरे हॉल में कानाफूसी होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे, इससे ऊंची बोली कोई नहीं लगा पाएगा, चलो कुछ और देखते हैं। मुस्कुराते हुए उस लड़की ने वानचिंग से कहा, अब तुम्हारी ड्रेस एक फ्री बोनस बनकर रह जाएगी। टेंशन मत लो, मैं इसे रख लूंगी, शायद इसे मेड सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। झाओ वानचिंग ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें अपने माता पिता के दम पर दिखावा करना बहुत पसंद है ना? वह लड़की हंसी, तो क्या मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं? होस्ट ने अनाउंस किया, 50 लाख की पहली बोली। ठीक तभी मैं अपनी सीट से धीरे से खड़ा हो गया। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। मैं डीप सी मरमेड के लिए 50 करोड़ युआन की बोली लगाता हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। कांपती हुई आवाज में होस्ट ने पूछा, सर क्या आप सीरियस हैं? मैंने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल। किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, असंभव, ये जरूर कोई नकली बोली होगी। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, जब वह अपनी ड्रेस की कीमत बढ़ा रही थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा। दांत पीसते हुए वह लड़की चिल्लाई, इस कचरा ड्रेस की कीमत 50 करोड़ हो ही नहीं सकती। मैंने हल्की मुस्कान दी, तुम्हें एक बेहतरीन डिजाइन की अहमियत समझने की जरूरत है। फिर मैंने स्टाफ की ओर मुड़कर कहा, कार्ड स्वाइप कर दो। कर्मचारी ने तुरंत सिर झुकाया, जी सर। मैंने फिर धीरे से जोड़ा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह लड़की मजाक उड़ाते हुए हंसी, देखा, मैंने कहा था ना कि यह प्रीटी बॉय इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी ओर शांति से देखते हुए
मैंने कहा, मुझे वह फ्री बोनस वाली ड्रेस नहीं चाहिए, इसे सफाई कर्मचारियों को पोछा लगाने के लिए दे दो। वह लड़की गुस्से से कांपने लगी। तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? नीलामी के होस्ट ने तुरंत जवाब दिया। बोली, जीतने वाले को यह तय करने का हक है कि उसे सामान का क्या करना है। फिर मशीन ने अनाउंस किया, पेमेंट सक्सेसफुल रही, 50 करोड़ येन मिल गए। पूरा हॉल चौंक गया। असंभव, यह सच नहीं हो सकता। मुझे हैरान नजरों से देखते हुए वानचिंग ने फुसफुसाया, सैलून, तुमने मेरे लिए फिर से इतने पैसे खर्च कर दिए। मैं धीरे से हंसा और जवाब दिया, नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं था, यह चैरिटी के लिए था और तुम्हारा डिजाइन वाकई इस कीमत का हकदार है। पास खड़े व्यापारी तुरंत हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए। सर, आप किस कंपनी से हैं? मैं हुआक्सिंग कंस्ट्रक्शन से हूँ। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? मैं बस मुस्कुराता रहा। काफी मशक्कत के बाद मैं आखिरकार उस भीड़ से बच निकला। राहत की सांस लेते हुए झाओ वानकिंग ने कहा, फू, आखिरकार हम बाहर निकल ही आए। उसी पल सिस्टम की आवाज आई, डिंग। झाओ वानकिंग की फेवरेबिलिटी 20 बढ़ गई है। होस्ट की उम्र 1000 दिन बढ़ गई है। बाउंड टारगेट झाओ वानकिंग पर कुल 50 करोड़ वेन खर्च किए गए हैं। कैशबैक रिवॉर्ड के तौर पर 2.5 करोड़ वेन मिले हैं। मैंने मन ही मन सोचा, वानकिंग वाकई एक बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ तक कि उसके कैशबैक रिवॉर्ड भी कमाल के हैं। हालांकि माहौल अचानक बदल गया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सख्त आवाज में कहा, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। वांग किंग ने उसे सख्त नजर से देखा। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी, एक लड़की को तमीजदार और संस्कारी होना चाहिए। तुम्हें इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? घर पर रहो और किसी अच्छे परिवार में शादी करने का इंतजार करो। वांग किंग की आंखें लाल हो गईं। पिछले 2 सालों में जियाओ ग्रुप का हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैंने और मेरी टीम ने हासिल किया है, लेकिन अंत में हर बार तुमने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वे मेरी सारी मेहनत का फल छीन लेते हैं, लेकिन फिर वे पलटकर कहते हैं कि मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। सच तो यह है कि गुओ ग्रुप उनके बिना कुछ भी नहीं है। उसी पल उस अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। हमारे ग्रुप के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी। यह कहने के बाद वह गुस्से में वहां से चला गया। मैं धीरे से उसके पास गया और शांति से बोला, 1 अरब। क्या यह तुम्हारे लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए काफी होगा? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और मुझे देखा। तुम वही शख्स हो जो नीलामी में थे। तभी सिस्टम की आवाज आई, एक खूबसूरत लड़की मिली। ब्यूटी स्कोर्सों में से 96 सफलतापूर्वक बाउंड हो गई। फेवरेबिलिटी 1 पर सेट की गई। होस्ट की उम्र 100 दिन बढ़ गई है। कैशबैक रेशियो 1। मैं थोड़ा मुस्कुराया। वाह, अब मैं भी आराम से पैसे खर्च कर सकता हूँ। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या तुम वही शख्स हो जिसने डीप सी मरमेड के लिए 50 करोड़ की बोली लगाई थी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वह मैं ही था। वह हैरान होकर बोली, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने शांति से जवाब दिया, मैं काफी समय से तुम पर नजर रख रहा था। तुम्हारे पिता तो इंटरव्यू के सवालों का ठीक से जवाब तक नहीं दे पाते। सारे बड़े प्रोजेक्ट्स असल में तुम और तुम्हारी टीम संभालती थी। मैंने ये बहुत पहले ही समझ लिया था। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए उसने पूछा, तो क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि औरतों को घर पर ही रहना चाहिए और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए? मैंने बेझिझक जवाब दिया, यह मॉडर्न जमाना है, जेंडर अब मायने नहीं रखता, पावर, एबिलिटी और टैलेंट ही मायने रखते हैं। फिर मैं हल्का सा हंसा। 10 बिलियन? वह पूरी तरह हैरान रह गई। मैं इतनी बड़ी कंपनी नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। मन ही मन मैंने सोचा, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 बिलियन ही तो खर्च करूंगा। सिस्टम वैसे भी मुझे उससे कई गुना ज्यादा वापस दे देगा। हमने हाथ मिलाया और सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन फ्लैश किया, फेवरबिलिटी +20, होस्ट की लाइफ स्पैन 2000 दिन। अगले दिन गू ग्रुप हेडक्वार्टर में गूची के पिता गुस्से में चिल्लाए, फिर से कहो, क्या मतलब? तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? अचानक गूची अपनी सीट से खड़ी हो गई। आज से मैं गू ग्रुप की एम्प्लॉय नहीं रही। मैं रिजाइन करती हूँ। पूरा ऑफिस शांत हो गया। वाइस चेयरमैन चिल्लाया, अगर तुम यहां से गई तो पूरी इंडस्ट्री तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगी। तभी मैं ऑफिस में आया। अब से वह मेरे साथ काम करेगी। गूची हैरान दिखी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले दिन पिक करने आया हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से आया, फेवरबिलिटी 10 और बढ़ गई। होस्ट की लाइफ स्पैन 1000 दिन बढ़ गई। वाइस चेयरमैन अचानक खड़ा हो गया, तुम वही आदमी हो जिसने ऑक्शन में 500 मिलियन की वो ड्रेस खरीदी थी? फिर उसने जल्दी से कहा, मिस्टर सालिन, मेरी बेटी अभी नासमझ है, वह कुछ नहीं जानती। आप उसके साथ काम क्यों करना चाहते हैं? आप इसके बजाय सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। उसे शांति से देखते हुए मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी बेटी पहले ही तुम्हारी कंपनी छोड़ चुकी है। या क्या तुम अभी भी उसका क्रेडिट चुराने की सोच रहे हो? मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगता है गू ग्रुप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यह सुनकर वाइस चेयरमैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके आसपास के लोग घबराकर पूछने लगे, चेयरमैन, क्या आप ठीक हैं? मैंने गूची की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग खरीदी है। चलो। जैसे ही हम जाने वाले थे, कई कर्मचारी अचानक आगे आए हमारे सामने। उनमें से एक ने कहा, लीडर, क्या हम भी आपके साथ जुड़ सकते हैं? दूसरे ने जल्दी से जोड़ा, कम सैलरी भी चलेगी। एक तीसरे कर्मचारी ने गुस्से में कहा, गू ग्रुप ने हमेशा हमारा क्रेडिट चुराया है। अगले ही पल पूरी टीम एक साथ बोली,
हम सब आपके साथ चलेंगे। हिचकिचाते हुए गूची ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी कंपनी में आते हो तो शायद मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी न दे पाऊं। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, एक कर्मचारी आगे आया और बोला, कोई बात नहीं लीडर, हम आपके साथ हैं। एक ने तुरंत कहा, आपने हमें शुरू से ट्रेन किया है, हम आपके साथ चलेंगे। पूरी टीम एक साथ चिल्लाई, हाँ लीडर, हम सब आपके साथ चलेंगे। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप सब सच में आना चाहते हैं तो कल सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात, गू ग्रुप आपको जो सैलरी दे रहा था, मैं उसकी डबल सैलरी दूंगा। फिर मैंने गूची की तरफ देखा और कहा, रिलैक्स करो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है दोस्तों, सब मेरे साथ चलो और अपना सामान पैक कर लो। पूरी टीम ने एक साथ जवाब दिया, हम तैयार हैं। तभी ऑफिस के कोने से एक आवाज आई, चेयरमैन होश में आ गए हैं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेयरमैन ने कमजोर आवाज में पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? एक कर्मचारी ने डरते हुए जवाब दिया, मैम वो चली गई। चेयरमैन कांपती हुई आवाज में बोले, उसके जैसी कोई इस परिवार में कैसे पैदा हो सकती है? फिर वह जल्दी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही वो सन्न रह गए। पूरा ऑफिस खाली था। घबरा कर उन्होंने पूछा, बाकी स्टाफ कहाँ है? एक कर्मचारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सर वे सब उनके साथ चले गए। यह सुनकर चेयरमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे गिर पड़े। इस बीच हमारी नई ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह से स्मार्ट सिस्टम से लैस हो चुकी थी। मैनेजर ने कहा, बॉस आपके कहने पर पूरा टॉप टियर सेटअप तैयार हो चुका है। मैंने इधर उधर देखा और आराम से कहा, ये अच्छा है लेकिन थोड़ा छोटा है। गुची ने हैरानी से देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतने सारे लोग हमारी कंपनी में आ जाएंगे। और आपको सच में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, हमने अभी तो यह कंपनी शुरू ही की है। हंसते हुए मैंने जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है। फिर मैंने मैनेजर ली की तरफ देखा। मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस। मैंने पूछा, जहां तक मुझे पता है पड़ोस वाली बिल्डिंग भी खाली है ना? मैनेजर ने सिर हिलाया, जी बॉस, वह खाली है। मैंने आराम से कहा, अच्छी बात है, दोनों बिल्डिंग खरीद लो। ये लो मेरा कार्ड। मैनेजर ली चौंक गए, बॉस क्या आप सीरियस हैं? दोनों बिल्डिंग की कीमत 1 बिलियन से ज्यादा है। बिना अपना चेहरा बदले मैंने जवाब दिया, हाँ मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। और दोनों बिल्डिंग डायरेक्टर गूची के नाम पर होंगी। गूची तुरंत करीब आई और मेरे कान में फुसफुसाई, हम शुरुआत में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, इससे आगे चलकर दिक्कत होगी। मैंने मन ही मन सोचा, मेरे पास तो अनलिमिटेड पैसा है। हालांकि बाहर से मैंने शांति से जवाब दिया, अगर लोग बेहतर माहौल में काम करेंगे तो कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। और मैं चाहता हूं कि पूरी इंडस्ट्री देखे कि हमारी कंपनी क्या कर सकती है। मेरे इतना कहते ही पास खड़े सभी कर्मचारी जोश में शोर मचाने लगे, डायरेक्टर गुच्ची जिंदाबाद, हमारे बॉस सबसे अच्छे हैं, नई कंपनी नंबर 1 बनेगी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने 1 बिलियन का कैशबैक खर्च किया है। 1 बिलियन, यह सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया, वाह एक चाल। और मैंने 100 बिलियन कमा लिए। अगली शाम गुच्ची और मैं साथ बैठकर ड्रिंक्स ले रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं? मैं हंसा, अगर हमें कुछ करना है तो हमें उसे बेस्ड तरीके से करना चाहिए। हमारे पास पहले से ही काफी स्टाफ है। मैं कंपनी में 5 बिलियन और लगाने जा रहा हूँ। गुच्ची पूरी तरह से हैरान थी, 5 बिलियन, ये हमारी प्लानिंग से 5 गुना ज्यादा है। और इसमें तो बिल्डिंग का खर्च भी शामिल नहीं है। बजट पहले ही अंदाजे से 6 गुना ज्यादा हो चुका है। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और पूछा, शेन मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? मैंने आराम से जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा है। गुच्ची ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। फिर उसने अपनी घड़ी देखी, आज रात मेरी कुछ इन्वेस्टर्स के साथ डिनर मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तुमने शराब पी रखी है, इसलिए मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। जैसे ही मैं मीटिंग वेन्यू पर पहुंचा, मेरे आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, मिस्टर जिया, उस चैरिटी इवेंट के बाद से आप काफी मशहूर हो गए हैं। आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। अचानक अंदर से एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, वोंग मैं अब और नहीं पी सकती। एक और आदमी हंसा और बोला, तोंग तोंग वीआईपी लोग देख रहे हैं, माहौल खराब मत करो। दर्द में अपना पेट पकड़ते हुए तोंग तोंग ने जवाब दिया, वोंग मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वोंग ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें सपोर्ट करने और तुम्हारा टॉप सपोर्टर बनने में इतना पैसा खर्च किया है, और तुम मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स भी नहीं ले सकती। उनके आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो गए। भाई वोंग शांत हो जाओ, तोंग तोंग अभी बच्ची है, वह समझ नहीं रही है। एक और आदमी ने कहा, तोंग तोंग पीना बंद मत करो, अगर तुम नहीं पियोगी तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यहाँ आओ तोंग तोंग, मेरे साथ एक ड्रिंक लो, शायद कल मैं तुम्हें कुछ टिप्स भी दे दूं। अचानक बाहर से एक जोरदार शोर हुआ। मैंने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर चला गया, जरा देखूं तो सही कि मेरे होने का नाटक कौन कर रहा है। तोंग तोंग ने तुरंत मेरी तरफ देखा और कहा, रुको, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? फिर उसने अपना पेट पकड़ा और दर्द में कहा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वोंग गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? सिक्योरिटी कहाँ है? इस आदमी को बाहर निकालो। पास बैठे एक आदमी ने मुझे घूरते हुए पूछा, सर आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने शांति से जवाब दिया, कोई मेरा नाटक कर रहा है और आप सबने उसे असली समझ लिया। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा, मैं ही असली वीआईपी हूं। उसके बगल वाले आदमी ने तुरंत जवाब दिया, लिन यह नामुमकिन है। मिस्टर झू ने मुझे अपने बैकस्टेज रिकॉर्ड्स और गिफ्ट हिस्ट्री दिखाई।
एक और व्यक्ति ने जल्दी से जोड़ा, मैंने भी देखा है, अकाउंट पूरी तरह से असली लग रहा था, इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। फिर टोंग टोंग की मैनेजर आगे आई और बोली, सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता, तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसने रुखे अंदाज में अपनी बात जारी रखी, हमारे बैकस्टेज सिस्टम में दिख रहा है कि किसी ने जानबूझकर होस्ट का अकाउंट चुराया है। अकाउंट रिकवरी और हैकिंग की जांच पहले ही शुरू हो चुकी है। उसी पल स्कैमर जोर जोर से हंसने लगा। लगता है तुम और यह स्ट्रीमर हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ साथ आए हो। मैनेजर ने तुरंत जोड़ा, सर टोंग टोंग हमारी मीडिया कंपनी की आर्टिस्ट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी, अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अचानक एक आदमी जो मुझे पहचानता था पीछे से दौड़कर आया। आप मिस्टर एस के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि इसके अंजाम क्या होंगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, होटल के सभी लोगों को लॉबी में बुलाओ, उनसे कहो कि मैं फ्री कैश बांट रहा हूं। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी लॉबी लोगों से भर गई। मैं अपने गार्ड्स के साथ बीच में खड़ा था। मेरे सामने वह स्कैमर, मैनेजर और कई स्ट्रीमर खड़े थे। कुछ लोग बेसब्र होकर पूछने लगे कि क्या पैसे बांटे जा रहे हैं, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? स्कैमर हंसा और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास इतने पैसे हैं? टोंग टोंग ने धीरे से मुझसे पूछा। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसे शांति से देखते हुए मैंने जवाब दिया, बस वही करो जो तुम हमेशा अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान करती हो। फिर मैं आगे बढ़ा और पैसों से भरा एक बड़ा बॉक्स खोला। यह रहे 5 करोड़ नकद। पूरी लॉबी हैरान रह गई। मैंने जोर से ऐलान किया, अब टिकटॉक पर टोंग टोंग को गिफ्ट्स भेजना शुरू करो। जो भी गिफ्ट भेजेगा उसे मुझसे 10 गुना कैशबैक मिलेगा। गिफ्ट जितना बड़ा होगा इनाम उतना ही बड़ा होगा, जब तक ये पूरे 5 करोड़ खत्म नहीं हो जाते। लॉबी में अफरातफरी मच गई। एक स्ट्रीमर चिल्लाया, है भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। दूसरा व्यक्ति चिल्लाया, किसका इंतजार कर रहे हो, अभी गिफ्ट भेजो। किसी और ने चिल्लाकर कहा, 10 गुना कैशबैक, ये तो आसमान से मुफ्त के पैसे गिरने जैसा है। नोटिफिकेशन तुरंत स्क्रीन पर चमकने लगे। आपने रैबिट हार्ट गिफ्ट भेजा, लागत $20, रिवॉर्ड $200। मिस्टर झांग ने स्पेसशिप गिफ्ट भेजा, लागत $2000, रिवॉर्ड $20,000। मिस्टर ली ने फैंटेसी कैसल गिफ्ट भेजा, लागत $10,000, रिवॉर्ड $1,00,000। किसी ने चिल्लाया, वो 5 करोड़ उड़ा रहे हैं और 10 गुना कैशबैक भी दे रहे हैं, क्या वो वाकई असली वीआईपी हैं? दूसरी तरफ स्कैमर के माथे से पसीना बहने लगा। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, 5 करोड़ कुछ भी नहीं है, मैंने इस प्लेटफॉर्म पर इससे कहीं ज्यादा खर्च किए हैं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट अकाउंट वापस मिल गया है, अब आप आराम से लॉग इन कर सकते हैं। जांच में पता चला है कि किसी ने होस्ट का बैलेंस इस्तेमाल किया था, इसलिए पूरा बैलेंस 10 गुना मुआवजे के साथ अकाउंट में वापस कर दिया गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर जू, आप खुद कुछ गिफ्ट क्यों नहीं भेजते? अब अगर आप मेरे 5 करोड़ के बराबर भी नहीं कर सकते तो ये काफी शर्म की बात होगी। स्कैमर ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी गिफ्ट भेजता हूं। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराहट में अपने फोन की स्क्रीन को घूरने लगा। नामुमकिन, मेरा अकाउंट कैसे गायब हो गया? वो चिल्लाया। मेरी हैकिंग स्किल्स देश में नंबर 1 है, मेरे सिस्टम को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसके बगल में खड़े आदमी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ, अब गिफ्ट क्यों नहीं भेज पा रहे हो? दूसरे शख्स ने पूछा, तुम्हारा अकाउंट कहाँ गया? तीसरे ने चिल्लाया, तो तुम असल में वीआईपी जीरो नहीं हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, असली वीआईपी गिफ्ट्स पर लाखों ऐसे खर्च करते हैं जैसे सांस ले रहे हों। अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा सा एनिमेशन धमाके के साथ दिखा। एक हेवंस ड्रैगन राइस गिफ्ट भेजा गया है। पूरा हॉल गूंज उठा। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह तो कितना बड़ा फ्रॉड निकला। अगले ही पल स्कैमर और उसके साथी आपस में झगड़ने लगे। कुछ ने एक दूसरे को धक्का दिया, बाकी जोर जोर से गालियां देने लगे। तभी अचानक पुलिस आ गई। एक अफसर आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, जियांगलिंग, तुमने दूसरे लोगों की पर्सनल जानकारी चुराई है, तुम पर धोखाधड़ी का शक है, कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। स्कैमर डर के मारे चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अफसर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे साथ चलो। स्कैमर को घसीटकर बाहर ले जाया गया। उसी पल मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबराकर मेरे सामने झुक गई। मिस्टर जिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मशहूर वीआईपी ली हैं, प्लीज हमें माफ कर दें, हमने आपको पहचाना नहीं। एक और आदमी ने शर्मिंदा होकर कहा, हम सचमुच बेवकूफ थे। मैनेजर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा, आप टोंग टोंग को इतना सपोर्ट करते हैं, मैं वादा करती हूँ कि हम उसे अपनी कंपनी का नंबर 1 स्टार बनाएंगे। हम उसके लिए बड़े स्पॉन्सर्स लाएंगे। हम उसे स्टाइल करने के लिए देश की सबसे अच्छी फैशन टीम को हायर करेंगे। मैं सीधे टोंग टोंग के पास गया और धीरे से पूछा, टोंग टोंग, तुमने इतनी शराब क्यों पी? कमजोर आवाज में उसने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने लाइव स्ट्रीम पर शराब नहीं पी तो मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसे शांति से लेकिन ठंडे मन से देखते हुए मैंने कहा, आज से टोंग टोंग को तुम्हारी कंपनी की किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर मैं पूरी कंपनी की ओर मुड़ा और बोला, मैं देश के सबसे महंगे और बेहतरीन वकीलों को हायर करूंगा। सख्त आवाज में मैंने आगे कहा, पता लगाओ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने में कितना खर्च आएगा। बेस्ट लीगल टीम से बात करो। फिर मैंने टोंग टोंग की तरफ देखा, टोंग टोंग, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। हैरान होकर उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जिया,
थोड़ी देर बाद हम एक नई बिल्डिंग के सामने पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, मैनेजर मुस्कुराई और बोली, यह साउथ सिटी का सबसे बेस्ट स्ट्रीमिंग बेस है। आमतौर पर सिर्फ टॉप इन्फ्लुएंसर्स और बड़ी मीडिया कंपनियां यहाँ स्टूडियो रेंट पर लेती हैं। हैरानी से चारों तरफ देखते हुए टोंग टोंग ने कहा, यह सेटअप तो मेरी पिछली कंपनी के ऑफिस से भी ज्यादा प्रोफेशनल है। मैनेजर ने गर्व से जवाब दिया, बेशक हर स्टूडियो का सालाना किराया 10 लाख से शुरू होता है। टोंग टोंग की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, तुम्हें किस तरह का स्टाइल पसंद है? घबराते हुए उसने जवाब दिया, 10 लाख एक साल का? हमें ऐसी जगह रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडियो सिर्फ खास लोगों के लिए होते हैं। मैं घर से स्ट्रीम कर सकती हूँ और सब कुछ खुद सेट कर सकती हूँ। मैं हल्के से मुस्कुराया और कहा, लेकिन वह बहुत मुश्किल होगा। अब से तुम्हारा काम सिर्फ स्ट्रीमिंग का मजा लेना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर मैं मैनेजर की ओर मुड़ा और कहा, मैं पूरे फ्लोर को एक साल के लिए रेंट पर ले रहा हूँ। मैनेजर की आंखें फैल गईं। सर, सालाना किराया 3 करोड़ से शुरू होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना कार्ड दे दिया। ठीक है, आज ही पेमेंट काट लो। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने यांग टोंग पर 9 करोड़ खर्च किए। कैशबैक 450 करोड़ मिला। पूरे स्टूडियो को देखकर टोंग टोंग की आंखें चमक उठीं। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम्हें जो भी स्टूडियो पसंद हो वह यूज करो। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। थैंक यू सैली, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। मैं सबसे बेस्ट स्ट्रीमर बनूंगी और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैंने धीरे से जवाब दिया, टोंग टोंग, खुद पर इतना दबाव मत डालो। बस खुश रहो, यही सबसे जरूरी है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। देखने के लिए शुक्रिया।